वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो नेगेटिव सेकुलरिज्म है, जिसको मैं सच में सेकुलरिज्म मानता हूं। स्टेट इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपका रिलीजन क्या है, कोई पर्सनल लॉ नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में मुसलमान 4 शादी कर सकते या अमेरिका में हिंदू रोड पे कांवड़ ले जाके रोड ब्लॉक कर दे। वो नेगेटिव सेकुलरिज्म है। आपको जो करना है अपने घर में करो बैठ के, जो मर्जी सो करो, जहां मर्जी वहां सिर मारो। बलि जो है, बलि वो बैन है इंडिया में, बहुत सारे आप डालो, केरला में बहुत जगहों पे बलि बैन है। ठीक, बकरीद पर बकरा काटना बैन नहीं। आपने कहा कि माइनॉरिटी का राइट है, इसको मेजॉरिटी हिंदू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको बस पता लगने की देर। आई वॉन्ट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन शुड बी कंफर्टेबल मॉकिंग ईच अदर। दोस्तों का बेस्ट ग्रुप वो है जहां दोस्त एक दूसरे को आराम से हंसी मजाक कर सकेंगे कि भाई ये किसकी है, ये जो शर्ट है भाई कहां से उधार ले आया, है बात की नहीं। एक लीडर है वो गांधी जयंती में गांधी जी पर रोने लगे, बापू ऐसे करके जो है रो रहे हैं, बापू। वो सबसे ज्यादा लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि गांधी जी के बारे में कोई इमोशनल हो नहीं सकता। मतलब इतना इस देश में एक्सेप्टेंस है कि आप भगत सिंह के आगे खड़े होके, सुभाष चंद्र बोस के आगे, अंबेडकर के आगे खड़े होकर लोग रोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जी। लोग उसको एक्टिंग नहीं मानते। जी। आप गांधी जी के आगे खड़े होकर रोने, अरे बापू आप चले गए, आपको लोग क्या एक्टिंग। B2 बॉम्बर पे इफ यू कैन नॉट टेक ऑन द B2 बॉम्बर, यू आर नॉट गोइंग टू विन। भावलपुर पे जो ब्रह्मोस वगैरह गिरा, कैसा लगा आपको वीडियो देख के? नहीं, वीडियो छोड़ो, उसका खाली जो है विचार है, इसी ने जो है देश को कितना वो करा कि यार कि हमारी मिसाइल, मतलब अगर आप उग्र नहीं हो तो आप देश ही नहीं हो। अगर आपसे डर नहीं लगता है किसी को तो आप देश ही नहीं हो। आपकी स्विफ्ट पे भारत सरकार लिख जाए, मेरी फॉर्च्यूनर पे कुछ ना लिखे, योर लाइफ इज 10 टाइम्स ईजियर। आप मेरे को जंगल में छोड़ दो तो मैं नॉन वायलेंट नहीं रहूंगा वहां। अब वायलेंस आपके लिए गलत होगा, मेरे लिए सही है भैया, मेरा सर्वाइवल है। मतलब मेरठ से दिल्ली आओ तो आपको लगता था कि फ्रॉम कस्बा यू एंटर्ड इनटू, देयर इज अ वेरी, अब उल्टा है। आप दिल्ली से बाहर निकलो तो अब लगता है कि कस्बे से, अब दिल्ली इज एन ओवरग्रोन कस्बा। दिल्ली को एक ओवरग्रोन कस्बा बना के छोड़ा है। दूसरे प्रदेश के लोगों को बताना चाहिए कि देखो ऐसे भी लोग रहते हैं। मतलब आप आओ तो सामने से एकदम ऐसा लगे लड़ते हुए युद्ध में, इधर तक घोड़े निकल रहे हैं और आप बच के भाग नहीं कर सकती। वी आर करप्ट, मतलब वी आर करप्ट टू अवर कोर। हम अपने कोर तक करप्ट हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, वी आर सिंगल इशू वोटर्स, हम किसी चीज पे नहीं बोलते। भारत की जनता इस देश को डेवलप नहीं करा सकती। प्रवीण दीक्षित सर थोड़ा हिस्ट्री पे बात करते हैं, फिर कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बात करेंगे। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, सर टीचेस हिस्ट्री एंड टॉक्स अबाउट ऑल सोशल इश्यूज. He trains all the future bureaucrats of India. Thank you so much, sir, for coming on India First. Sir, पॉलिटिकल करेक्टनेस बताइए भारत में। आपसे पूछ रहा था कि सेकुलरिज्म इन इंडियाज पर्सपेक्टिव क्या मतलब है इसका? देखो, दो तरह के सेकुलरिज्म बनाए गए। जो ओरिजिनल सेकुलरिज्म है ये आया, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, यह आया जब जर्मन रिलीजियस वॉर हो रहे थे। तो कंट्रीज एक दूसरे पे अटैक करते थे, तो हर कंट्री में एक माइनॉरिटी था। जैसे कैथोलिक कंट्री है तो वहां कुछ प्रोटेस्टेंट कंट्री है तो वहां कुछ कैथोलिक, आपस में लोग लड़ते थे। तो जब बहुत साल 30 साल लड़ाई हो ली जर्मनी में, तो ये लोग बैठे आपस में वेस्टफेलिया में, वहां पे ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि भाई देखो ऐसे किसी पे भी अटैक ना हो। तो हर कंट्री ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि ठीक बात है, तो हम अपनी माइनॉरिटी को भी जो है अटैक नहीं करेंगे। अगर इंडिया अपने मुस्लिम्स को अटैक नहीं करेगा तो पाकिस्तान इंडिया में इंटरफियर नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने हिंदुओं को अटैक ना करे तो इंडिया इंटरफेयर ना करे। तो इसको सॉवरेनिटी नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया। फिर एनलाइटनमेंट डेवलप हुआ तो लोगों ने ये समझा कि भाई ये जो धर्म और इससे इंटरफियर करेंगे तो बहुत टैलेंटेड आदमी, बहुत सारे लोग ऐसे टैलेंट के खिलाफ है। तो अच्छा, वो जो पोप थे वहां के, जो रोम के पोप होते थे, ये भी इंटरफियर करते थे। इनके भी बहुत सारे कैंटरबरी और वो कौन से बहुत सारे जमीनें होती थी इनकी देशों में। तो यूरोप में कंसेप्ट डेवलप हुआ कि भाई स्टेट जो है रिलीजन के बारे में कुछ ना बोले, स्टेट जो है रिलीजन का इंटरफियर ना करवाए अपने में। सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई धर्म नहीं होगा। सेकुलर का मतलब मेरी क्लास है, जैसे मान लो मेरी क्लास है, उसमें 200 बच्चे बैठे हैं, मैं जाके वहां वोटिंग कराऊं, तुम में से कितने मंदिर चाहते हो, तुम में से कितने मस्जिद चाहते हो, और मैं हाथ उठवा दूं वहां। ठीक, 40 लड़के मस्जिद चाहते हैं, 160 मंदिर चाहते हैं। फिर मैं वहां ज्ञान देना शुरू करूं कि भाई जो ये मस्जिद चाहते हैं, भाई इनके भी कोई राइट है, इनको भी बोलने का हक है। तो मैं कितना भी नाटक कर लूं, फिर वो क्लास सेकुलर बची नहीं। हमारा सेकुलरिज्म, ये वाला सेकुलरिज्म जो मैंने भी आपको क्लास का एग्जांपल दिया, हमारा सेकुलरिज्म दिन भर रिलीजन की बातें करके कहता है कि सेकुलर बनना है, हो ही नहीं सकता। इसको हमने कहा पॉजिटिव सेकुलरिज्म। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले आप ये समझ लें कि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो नेगेटिव सेकुलरिज्म है, जिसको मैं सच में सेकुलरिज्म मानता हूं।
स्टेट इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि आपका रिलीजन क्या है, कोई पर्सनल लॉ नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में मुसलमान 4 शादी कर सकते हैं, या अमेरिका में हिंदू रोड पे कांवड़ ले जाके रोड ब्लॉक कर दें। वो नेगेटिव सेकुलरिज्म है। आपको जो करना है अपने घर में करो बैठ के, जो मर्जी सो करो, जहां मर्जी वहां सिर मारो। स्टेट में आप इंटरफियर, कोई वो स्टेट ज्यादा ये पूछता भी नहीं। आपको ये अलाउ भी नहीं है कि आप अपने रिलीजन के पर्सनल लॉ अलग कर लो। आप जरा जरा सी बात पे ये कर लो। अब जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि बलि जो है, बलि वो बैन है इंडिया में। बहुत सारे आप डालो, केरला में बहुत जगहों पे बलि बैन है, ठीक। बकरीद पर बकरा काटना बैन नहीं है। आपने कहा कि माइनॉरिटी का राइट है। इसको मेजॉरिटी हिंदू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उनको बस पता लगने की देर है। उनको जैसे ही ये बात पता लगेगा कि ऐसा कुछ होता है, वो ये बात नहीं मानेंगे। यही उल्टा भी है। आप कांवड़ रोड पे ले जा रहे हो और पूरा पूरा पंडाल टेंट लगवा रहे हो, फिर आप मुसलमानों से कहना शुरू करोगे कि रोड पे नमाज ना पढ़ो, तो वो मानेंगे नहीं। दोनों साइड से है। सबको लगता है कि हम ज्यादा ऑप्रेस्ड हैं, क्योंकि आप दिन भर रिलीजन की बातें कराते हो। हमारा जो सेकुलरिज्म है, इसको हमने पॉजिटिव सेकुलरिज्म का नाम दे रखा है कि ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, कि स्टेट सारे रिलीजन की बराबर टेक केयर करेगा, उनसे पूछता रहेगा। ये सेकुलरिज्म ही नहीं है। अब ये हुआ क्यों, इसका अलग मुद्दा है। आपको ये जानना है तो मैं इस पे बता सकता हूं कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये हुआ जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई। मतलब आजादी की लड़ाई कुछ नहीं, 19वीं सेंचुरी में जब ये बात शुरू हुई कि भाई स्टेट भी एक रिस्पॉन्सिबल चीज है। पहले स्टेट को लोग ये सब नहीं मानते थे। ब्रिटिश ने पहला स्टेट बनाया जिसमें लोग डिमांड करते थे। मुगलों से कोई नहीं जाके कहता था ये पॉलिसी बना दो। दिल्ली सल्तनत से, गुप्ता मौर्यन से किसी की औकात नहीं थी जाके पूछ दे कि ऐसा बना दो। अंग्रेजों के समय पब्लिक, जो इसको कहते हैं हम, वो क्या, एक मिडिल क्लास डेवलप हुआ। सिविल सोसाइटी जिसको बोलते हैं, वो डेवलप होनी शुरू हुई। तो डिमांड ये आई यूपी में कि उर्दू लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उर्दू तो 80% हिंदू नहीं बोल पाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महामना मदन मोहन मालवीय, उधर से सर सैयद, इन लोगों ने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। आप नेट पे सर्च करना है, बुक्स हैं उसकी 1867 में। तो वो एक शेर भी है कि ए शेख ब्राह्मण सुनते हो क्या अहले बसीरत कहते हैं, गर्दू ने कितनी बुलंदी से दो कौमों को दे पटका है, या बहस में उर्दू हिंदी है या कुर्बानी या झटका है। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तो उस कंट्रोवर्सी के बाद 1893 में नागरी प्रचारणी सभा बनी, 1904 में तरक्की अंजुमन तरक्की उर्दू बनी। तो जब इसने हमारे देश को सबसे पहले एक, मैं नहीं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं थे, पर इसने ये करना शुरू किया कि स्टेट से मांगना शुरू किया कि रिलीजन के हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए। यूपी की भाषा उर्दू हो या यूपी की भाषा हिंदी हो। जब ये ज्यादा बढ़ा तो फिर सब अपने अपने हिसाब से डिमांड करने गए। 1906 में मुस्लिम लीग ने ये डिमांड किया, सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको बोलते हैं, अलग अलग वोट देंगे। बाद में जब ये आजादी हमारी, ये भारत का पार्टीशन हुआ, एक्चुअली मैं बहुत सारी बातें ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा इसलिए थोड़ा उसे कम बता रहा हूं। नहीं, आप अच्छा, डेप्थ में ही अच्छा, बताइए। डेप्थ में ही बताऊं। हम्म। तो ये हुआ कि 1892 क्योंकि में, मुझे मतलब एक डाउट रहता है सर, मैं हिस्ट्री इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था, थोड़ा मोड़ा पढ़ा सर, स्पेक्ट्रम वगैरह। तो एक क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट है, वो कंस्ट्रक्ट ही टू नेशन थ्योरी पे है। हम उसे माने या ना माने, काटा तो हमें ही गया है। और टू नेशन थ्योरी का जो कंस्ट्रक्ट है वो एक रिलीजियस कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, वो और वही है ही। और वो रिलीजियस कॉन्स्ट्रक्ट को आज हम छुपा छुपा के पॉजिटिव सेकुलरिज्म करके बोलते हैं। आप बोले हम पूरे दिन हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, तो इसको थोड़ा तफसील से बताइए सर, कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं। आप हिस्ट्री को ही सर दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो कि बहुत सारी ऐसे अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है कि हिस्ट्री हमें ये नहीं बताएगी, वो नहीं बताएगी, ये छुपाया गया, देखो, हिस्ट्री तो सबको कुछ ना कुछ छुपाया गया। मैं जो अकबर को बताऊंगा द ग्रेट बताया गया, इसको वो, मतलब बहुत सारी इसमें चीजें हैं। मैं चाहता हूँ सर बिना फिल्टर के हम ये डिस्कस करें कि प्री इंडिपेंडेंस कैसे ये नोशंस बने जो कि धर्म के नाम पे बने, उस नोशंस में क्या क्या ऐसी चीजें हुई हैं जहाँ पे हम काफी ब्रूटल थे एक दूसरे के ऊपर, और फिर अचानक से 47 से पहले हम लोग बिल्कुल हाइपर रिलीजियस थे, और 47 के बाद अचानक से नहीं, ना कभी उतने। मैं, आप मेरे से, ये छोटा सा सवाल है कि हमें अंग्रेजों ने राज किया हम पर, अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा। तो भैया, इंडिया इंग्लैंड की अभी टेस्ट सीरीज खत्म हुई,
इसको आप उतने पैशन बिटरनेस से क्यों नहीं देखते हो जितना इंडिया पाकिस्तान को देखते हो? अगर इतना ही अंग्रेजों से दिक्कत थी आपको, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके दादाजी कभी इंडिया इंग्लैंड के मैच को क्यों नहीं इतना पैशनेटली देखे? इंडिया पाकिस्तान के मैच में ऐसा क्या है? आप लंदन में बस जाते हो, आज आप इस घर में, अपने घर में, और कोई मुसलमान अपने घर में अंग्रेजी बोले, क्रिश्चियंस के कपड़े पहने, कॉन्वेंट में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। वही जाके मुसलमान अपने घर में टीका लगा के और हिंदू अपने घर में टोपी लगा के आ जाए, तो क्या वो आसानी से एक्सेप्ट होगा? आप इजराइल का झंडा लगा लो, यहूदियों का क्रॉस, अपने यहां डेविड का वो लगा लो क्रॉस, आप देखो आपके घर में कोई बवाल नहीं होगा। आप मुस्लिम का वो, कोई भी मुस्लिम हिंदू का, हिंदू मुस्लिम का करके देख ले। ये फंडामेंटल डिवाइड है एंड इट वाज ऑलवेज देयर। इसको मना करना आंख मूंदना है। यू विल हैव टू क्लोज योर आईज टू निगेट दिस। अंधा आदमी होगा जो इस बात को नहीं मानेगा। मेरा फंडामेंटल प्रिमाइज ही ये है कि हम इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान और हिंदू दिक्कत है, हम इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वी ऑल आर रिड्यूस टू सिंगल इशू वोटर। पार्टी को पता है आप किसको वोट डालोगे। बीजेपी आपको फॉर ग्रांटेड लेती है अगर आप हिंदू हो। आप मुस्लिम हो तो एमआईएम आपको फॉर ग्रांटेड लेती है। उसे पता है ये फंडामेंटल डिवाइड है। आप अंत में इसी पे वोट डाल के आओगे। आप कितना इथेनॉल ब्लेंडिंग पे शोर मचा लो, कितना कुत्ते पे शोर मचा लो, इथेनॉल ब्लेंडिंग। आप, हाँ जी, आप वोट उसी पे डाल के आओगे जिस पे आपको डालना है। यू आर अ सिंगल इशू वोटर, हिंदू मुस्लिम। और किसी पार्टी में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने हिसाब से वोटरों में हिंदू मुस्लिम करा ले। 2014 के पहले भी एक मुसलमान आदमी को हिंदू अपनी बस्ती में घर नहीं देते थे, और 2014 के पहले भी हिंदू जाके किसी मुसलमान बस्ती में नहीं रहते। इस देश में पार्टीशन हो रखा है। इस देश में मोहल्ले हैं हिंदू मुस्लिम। ये कैसे बात होती है? क्यों ये कहते हैं जाके कि अब मुस्लिम बस्ती के बीच में से तुम जो है डीजे बजाते हुए कांवड़ में, मुस्लिम बस्ती क्या चीज है भाई? व्हाट इज मुस्लिम बस्ती? आपने पार्टीशन यहां पे हो रखा है, आप आंख बंद करके बैठे हो, झूठ बोलते हो, अपने तमाशे में जो है लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। एक सिर्फ मुसलमान देश हो, अभी 50%, 90% मुसलमान 4 शादियों के खिलाफ वहां पे एक्सेप्ट कर ले लेजिस्लेशन। सऊदी अरब, पाकिस्तान आराम से मुस्लिम लेजिस्लेशन कर सकता है बजाय इंडिया के। यहां इमोशन ही इतने हाई है। मेरे और आपके जितने मुस्लिम दोस्तों के किसी ने 4 शादी नहीं करी, एक नहीं हो रही है कितनों की। मेरे दोस्त स्टूडेंट हैं, ऐसे थोड़ी सारे मुस्लिम 4 शादी कर रहे हैं। हिंदू कर रहे हैं 4 शादी। मुस्लिम, धर्मेंद्र मुस्लिम है शायद, उन्होंने दूसरी शादी करी, शायद उसमें मुस्लिम नाम लिखवा रखा। कितने हिंदू मैं बता दूं जो अपना नाम कोई रिलीजन में इस्लाम लिखवा के 4 शादी, 2 शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान बेवकूफ ही बैठे हैं सब, बट वो इतना इमोशन हाई है। और भी बहुत सारे सोशल कारण हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप हिंदू मुस्लिमों को एक साथ जबरदस्ती अपने सर्कस के लिए रख रखे हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए। नहीं रह सकते हैं वो साथ, नहीं रह सकते साथ। लिख के कागज पे मैं दे दूं, वो नहीं रह सकते। इतने बवाल के बाद, इतना हिस्टोरिकल बैगेज है, इतना आप उसको। क्या हिस्टोरिकल बैगेज है बताइए अरे ना। जो हिंदुओं के विलेन है वो मुसलमानों के हीरो हैं, जो मुसलमानों के विलेन है वो हिंदुओं के हीरो हैं। क्या नाम रखूं रेलवे स्टेशन का? जो नाम रख दोगे उससे दूसरे को दिक्कत है। औरंगाबाद है कि छत्रपति संभाजी नगर है? क्या नाम है? अयोध्या है कि फैजाबाद है? किसको किसको कितना कितना आप क्या क्या समझाओगे? सुबह सुबह प्रेयर किस चीज की हो? वंदे मातरम बोलोगे? नहीं बोलोगे। इसीलिए जनगण मनाया। वंदे मातरम था पहले, पूरे आजादी के समय वंदे मातरम गाया जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए में जनगण मन की शुरू की लाइनें बदली थी। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा। जिस तरह सुभाष चंद्र बोस को राइट विंग प्रेजेंट करता है, उस तरह नहीं थे। उनके सीआर दास उनके वो थे गुरु। ही वॉज अ टोटली अ सेक्युलर मैन एंड आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट। उन्होंने वर्ड्स चेंज किए, जनगण मन के शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य जागा। अब कुछ लोग कहते हैं वो इसलिए चेंज किए थे क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जॉर्ज फिफ्थ के लिए लिखा था, इसलिए शायद उन्होंने चेंज किया। बट मैंने एक जगह और बहुत ऑथेंटिक जगह पढ़ा है कि वो इसलिए चेंज करे क्योंकि वो संस्कृत साउंडिंग लाइंस थी। कुछ भी रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेट्स नॉट गो देयर। नहीं, ही वाज वेरी इंक्लूसिव, ये तो है। हाँ, ही वाज इंक्लूसिव, ही वाज अ कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट है, हाँ, हाँ हाँ। इंक्लूसिव थे। उनके जो गुरु थे सीआर दास, उन्होंने बंगाल पैक्ट साइन किया था, जिसकी वजह से सारा ये महामना मदन मोहन मालवीय मोतीलाल नेहरू की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से आरएसएस का इतना, और हिंदुओं को, जवाहरलाल नेहरू बिकम सो सेकुलर। जवाहरलाल नेहरू बिकम सो सेकुलर बिकॉज उनके जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने 1923 में बंगाल पैक्ट साइन किया था, जहां पे मुसलमानों को 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सेप्ट किया था। तो जितने हिंदू महासभा वाले, उन्होंने उनको गालियां दी। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू तब
25, 26, 30 साल के लगभग उम्र थी। 89 बॉर्न है तो लगभग रही होगी 11 और 34-35 साल उम्र। एक बार सर क्रोनोलॉजिकली बताइए, क्रोनोलॉजिकली तो आप ये सीड्स कैसे? सीड्स तो ये हमेशा से हैं। कोई मॉडर्न इंडिया इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री की शुरुआत नहीं। मॉडर्न इंडिया तो अंग्रेजों ने तो बहुत सारे देश में कुल 100 साल भी राज नहीं किया भाई। अंग्रेज तो दिल्ली ही उन्होंने 19 सेंचुरी के मिड में लिया, पंजाब वो 1840s में पहुंचे। तो 90 साल में, और उसके बाद तो 90 साल में अंग्रेजों ने इतना कर दिया कि एकदम हिंदू मुस्लिम सिख साथ रह ही नहीं सकते। अंग्रेजों ने तो कहां नहीं, आज भी बहुत सारे अंग्रेजों ने डिवाइड करने की कोशिश सो की। व्हाट वुड यू से कि क्या मतलब किस टाइम से ये शुरू हुआ, जो डिवाइड है हिंदू मुस्लिम डिवाइड, ये कब से शुरू हुआ? ये उसके रूट में है, मतलब ये बिल्कुल एट द रूट ऑफ मुगल्स। मुगल्स के पहले दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन कासिम। भाई आप ये बताओ कि एंड मैं एक सेकुलर स्टार्टेड विद जब से मोहम्मद बिन कासिम आए, वो है ही फंडामेंटल। आप ये बताओ क्या रिलीजन सेम चीज प्रीच करते हैं, अलग अलग चीज प्रीच करते हैं? रिलीजन्स, डू दे प्रीच द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग्स? डिफरेंट पाथ्स में भी 100% डिफरेंट थिंग्स। रिलीजन में होता यह है, दिक्कत रिलीजन की है कि जब रिलीजन किसी अनजान आदमी, मैं एक रिलीजियस आदमी हूं, मैं एक रिलीजियस हिंदू हूं, आप हिंदुज्म को नहीं जानते हो, मेरे को आपसे बात करनी है, तो मैं फेंकूंगा मॉरल ज्ञान, फिलॉसफी, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीठ पर आई जाने। हिंदुइज्म का तो मतलब ही ये है। एक मुस्लिम बात करेगा, वो कहेगा इसका मतलब तो शांति है। तो ये मॉरल साइंस, कोई रिलीजन नहीं कहता गरीब को पीटो, इतना तो रिलीजन सेम है। हाँ हाँ। बट जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे तो उसकी प्रैक्टिसेस, एक कह रहा है 4 शादी करो और दूसरा कह रहा है पोप से कि तुम शादी ना करो, ये सेम है। एक कह रहा है मूर्ति को पूजो, एक कह रहा है मूर्ति तोड़ो, मतलब ना पूजो, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, और दूसरा मूर्ति के सामने सिर झुका रहा है। आप रिलीजन सेम बता रहे हो, तो ये पहला फ्रॉड है हिस्ट्री का कि रिलीजन सेम चीज सिखाते हैं। एक कह रहा है तुम अगला जन्म लोगे, एक कह रहा है कि तुम कब्र में कयामत के दिन तक का इंतजार करोगे। रिलीजन सेम है। रिलीजन हैज नथिंग सेम इन इट। जो रिलीजन एक जगह पैदा होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज लगती है आपको। हिंदू कह रहा है कि पूरा कर्मकांड आग जला के डालो, बुद्धिज्म जैनिज्म कह रहा है बिल्कुल कर्मकांड के खिलाफ, आप इसको सेम बता रहे हो। तो बात यह है कि इस्लाम इस बात पे बेस्ड है कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क, हिंदू शिर्क, मूर्ति पूजन, शिर्क, मुशरिक कहते हैं, शिर्क गुनाह है। अब हिंदू कह रहा है हम शिर्क ही करेंगे, हम मूर्ति पूजनी है। तो वो शायर कहता है कि किसकी हैबत से सनम, सनम कहते हैं मूर्तियों को, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हु अल्लाह अहद कहते थे। तू ही कह दे काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। मतलब कि हम तलवारों की, मतलब हम मंदिर तोड़े मखलूक खुदा बंदों के पैकर किसने, हमने गलत जो ये भगवान है इनकी मूर्तियां तोड़ी। ऐसा नहीं, हिंदुओं राजाओं ने भी लोअर कास्ट पे बहुत कुछ किया होगा। मैं आपको कह रहा हूं ये फंडामेंटल डिवाइड है, ये फंडामेंटल डिवाइड है। इसको आप बिना एड्रेस किए, जैसे ही आदमी को हिस्ट्री पता लगेगी वो तुरंत कम्युनल हो जाएगा। इसलिए आप देखो पढ़े लिखे लोग ज्यादा कम्युनल है। नोइंग हिस्ट्री इज बिकमिंग कम्युनल। नोइंग हिस्ट्री, आप मत पढ़ाओ हिस्ट्री, झूठ बोल दो तो बात अलग, निकल जाओ उससे। आप ये बताओ जितना वैदिक रिलीजन है सब नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ, ठीक, गंगा यमुना के तट पे। साउथ इंडिया में तो आज लोग कहते हैं हिंदुइज्म था ही नहीं, तो मंदिर कहां चले गए? ये एक नॉर्मल सवाल है। जो ये सुन रहा होगा उसको लग रहा होगा मैं एक हिंदू हूं जो कम्युनलिज्म फैला रहा हूं, आई डोंट केयर। इसका दूसरा एंगल है, मतलब दूसरा, क्या क्या, ये फिर से बोलिए मेरे को। भाई आप ये बताओ कि सारा वैदिक रिलीजन तो गंगा यमुना के तट पे आया, ठीक। तो आपसे कोई नहीं पूछता है, हिंदू राइट विंग ये जब पूछेगा कि मंदिर कहां गए, तो आप क्या जवाब दोगे उसे? क्या जवाब है आपके पास? कट गए, टूट गए। तो वो नोइंग हिस्ट्री, वो टीस है। मैं कह रहा हूं इसको आप एड्रेस, जानोगे तो आप ये बताओ बुरा तो लोअर लगेगा कास्ट, ना। अरे लोअर कास्ट को आपने रिजर्वेशन न दिया होता, आपने उनकी बात को दलित लॉ न बनाए होते, आप उनसे कहते भूल जाओ, भूल जाते हो, भूल जाते कि हमको अछूत चमार कहा जाता था, हमको पानी नहीं पीने दिया। चलो वो पानी, आपको नहीं लगता हिंदुओं ने कास्ट पे एट्रोसिटी हुई? आपने आजादी के बाद उसको एक्नॉलेज किया, झूठ नहीं बोला, एक्नॉलेज किया, रिजर्वेशन होगा।
आज आप देख लो, उससे होते होते आपको कभी कास्ट बेस्ड दंगे नहीं मिलेंगे। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है ऑफिसों में, क्योंकि नौकरियां उससे जुड़ी है। आते हमको पता लग जाता है जनरल है कि लोअर कास्ट है, तो नौकरियां जुड़ी हुई, सब पॉलिटिक्स होती है, एंड दैट पॉलिटिक्स इज 100% एक्सेप्टेबल। मायावती ने भी 2 दिन पहले कहा। आप बताओ, मायावती लोअर कास्ट लीडर थी, इनका सेकंड बिगेस्ट वोटर कौन था? ब्राह्मण पंडित। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये तब हुआ जब आपने एक्नॉलेज किया कि हाँ, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन था। कास्ट पे हम खुल के बात करते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, कोई भी जीएस का, कोई भी यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ लो, हर कुछ कास्ट एंगल से बहुत ओपनली बात होती बिल्कुल है ओपनली और पूछा जाता है, बिल्कुल और पूछा फिर आप जाता है, उसको बिल्कुल पूछा जाता है, फिर आप हर चीज को जस्टिफाई बिल्कुल करते हो कि बिल्कुल। हाँ गलती है। अब जैसे मैं अपर कास्ट हूं, हाँ। अब मैं बहुत ज्यादा हर्ट तो नहीं हूं कि लोअर कास्ट ऑपरेस हुआ। भाई मैं पर्सनली कैसे हर्ट हो सकता हूं? पर्सनली तो हो सकता है मेरे पूर्वजों ने उनको दबाया हो, बट मैं एक्नॉलेज करता हूं, और इस बात को हम डिस्कस करते हैं। और एकेडमिक्स में कोई, हम कभी इस बात कहीं की, पे भी डिस्कशन अरे होता है। आप कभी देखते हो टीचर कभी ये डिस्कस करते हैं, मैं सोचता है क्लास में अपर कास्ट स्टूडेंट बैठे हैं, क्या नहीं सोचेंगे? नहीं, उनको ट्रेन किया जाता है कि आपको सोचना, अरे ये है बात, हो अपर कास्ट, चुपचाप बैठो क्लास में, क्या करे इसका? आप जैसे ही कम्युनल आता है तो हे पे लग जाते हो। खुल के बात नहीं होती। खुल के क्या? आप खुद ही देखो, आप एक टीचर हो, आप ही कितना खुल के बात कर पाओगे? हम ही यहां बात कर रहे हैं, ये लोग कहेंगे कम्युनलिज्म फैला रहे हैं। अभी हम कास्ट पे बात करें, कोई नहीं कहेगा कास्टिज्म फैला रहे हैं। आपने बात ही नहीं करी कभी देश में। अच्छा, जिस चीज जितनी कम बात होगी, उतना उस पर कंस्पिरेसी थ्योरी बनेगी। जितनी कम बात होगी, उतना ज्यादा जो उस पर प्रोपेगेंडा फैलेगा। भाई आपने गांधी जी को इतना महान बनाया, उनका कोई क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं किया। आज गांधी जी पे इंटरनेट पे 1000 थ्योरियां बनी हुई। कोई कह रहा अंग्रेज के एजेंट थे, कोई कह रहा उनके सत्य के प्रयोग, ब्रह्मचर्य के प्रयोग, इन पे बातें होती हैं, और तरह तरह की डेरोगेटरी बातें बहुत होती हैं। बहुत बहुत, बहुत हाँ। डेरोगेटरी। गांधी जी का तो ये है कि आप गांधी जी का मजाक उड़ा दो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अंबेडकर का मजाक उड़ा दो, पिट जाओ। अब तो लोग डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, और करना चाहिए भी। भाई आप ये बताओ, मैं 200-300 लड़कों की क्लास पढ़ा रहा हूं, उसमें मेरा क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं होना चाहिए। हर स्टूडेंट को ये कहे कि बहुत अच्छा टीचर है। अरे जिसका जो मर्जी होगा कहेगा स्टूडेंट उठ के। आपने देखा होगा, स्टूडेंट उठ के जाते हैं, आते हैं, जब मर्जी जो वो कहते हैं लिखते हैं इंटरनेट पे, मुझे मैसेज करते हैं कि सर वो जो है हमें, आप उस दिन हम आए, आपने मैसेज का रिप्लाई, मेरा व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई मैं दिखा दूं कितने स्टूडेंट है, और नहीं कर पाता हूं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। हर तरह का क्रिटिसिज्म है, हर तरह का क्रिटिसिज्म है। कहीं कोई उठ के चला जाए। आप ऐसा स्कूल बना दो जहां टीचर का क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं, तो भाई सिर्फ सीधे गालियां पड़ेंगी। आपने कम्युनलिज्म पे कभी कंफर्टेबल डिस्कशन ही नहीं होने दिया, होने ही नहीं दिया। आपके घुटने ही कांपते हैं। क्यों? अच्छा, क्यों नहीं होने दिया? आपको हमेशा दंगों का ही डर है। आप इतने डर में ही जीते हो यार। हिंदू मुस्लिम, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम को ऐसे ट्रीट किया जाता है इंडिया में, जैसे डॉग पार्क में कुत्तों को ट्रीट किया जाता है। जरा सा भी और लड़ जाएंगे भाई, अरे दूर दूर रखो, अरे दूर दूर रखो। जैसे डॉग पार्क में कोई कुत्ते ले जाओ ना, तो एकदम मालिक एकदम अटेंशन में रहते हैं कि जैसे ही छूटे वैसे, हाँ बिल्कुल एकदम आपस में लड़ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम का कोई डिस्कशन होता है, उसमें सब पूरा हर आदमी डिफेंसिव मोड में ही चला जाता है, उसकी टांगे ही कांपने लगती हैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी बात कर दो। तो ये सब जो होता है कि क्रिकेट मैच में कहीं पटाखे फूटने लगते हैं अगर पाकिस्तान जीत जाता है, इंडिया के अलग अलग एरिया से ऐसे न्यूज़ नहीं आती कि क्रिकेट मैच था, पाकिस्तान के किसी क्रिकेटर ने 2-4 छक्के मार दिए तो पटाखे फूटने लगते हैं। ये सब सब क्या आज़ादी के दाग है? अच्छा ये बताओ, मैं 16 ईयर्स तक आई डिड नॉट सपोर्टेड इंडियन क्रिकेट टीम। 16 साल तक मैंने इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट नहीं किया। कुछ कारण है उसके, कुछ कहो तो मैं टाइम अपन वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ये कहा कि 2010 के एशियन गेम्स में चाइना ने कहा था कि विल मेक अ क्रिकेट सुपर पावर। तो बीसीसीआई ने ये डिक्लेयर किया कि हम इंडिया की तरफ से नहीं खेलते हैं, जाने नहीं दिया। आप पता करना 2010 के एशियन एक आईसीएल केस है, बीसीसीआई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ जी टेलीफिल्म्स वर्सेस। हाँ आईसीएल के प्लेयर बैन कर दिए। मेरे कुछ फेवरेट बचपन के प्लेयर थे, लॉन्स क्लूजनर टाइप के, अच्छा, है ना, तो लास्ट क्लोज क्या मारते हैं। वो सबका फेवरेट। हाँ हाँ, तो आई वाज इमोशनल अबाउट अच्छा, एंड मेनी अदर प्लेयर्स। हाँ। मतलब मैंने बहुत बचपन में, जब मेरे को क्रिकेट देखने की हल्की हल्की समझ आई, तो मुझे वो वैसे मिथिकल कैरेक्टर लगते थे जैसे, रूथलेस मतलब नहीं, रूथलेस। हम लोगों की नजर में क्रिकेटर्स इतने बड़े कैरेक्टर होते थे, जैसे हम लोग रामायण महाभारत में लेजेंड्स अश्वत्थामा के बारे में सुनते हैं, क्योंकि एक बच्चा है, उसके दिमाग में जो बन जाए। आज के क्रिकेटर उतना ही अच्छी नहीं खेलते, हम आप उतने इंप्रेस नहीं होंगे। विराट कोहली हमारे लिए गॉड नहीं, जो सचिन का जो प्लेस है। तो मैंने इंडियन क्रिकेट टीम का सपोर्ट छोड़ दिया। आई विल नॉट सपोर्ट इंडियन क्रिकेट टीम। एक मुस्लिम इस देश में नहीं कर सकता आसानी से, पहले बात समझना। मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूं, मैं उतना कम्युनल हूं नहीं जितना मेरी बातों से लग रहा है। एक मुस्लिम ये नहीं कर सकता, उसके पास लिबर्टी नहीं है। कन्हैया कुमार जो बोल सकता है, उमर खालिद नहीं बोल सकता। एक्नॉलेज करें इसे। नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक बात है।
क्यों नहीं कर सकता है? अब आप आओ पटाखों की बात पे कि जो पटाखे दगते क्योंकि कन्हैया कुमार हिंदू है। नहीं, कन्हैया कुमार हिंदू होके हिंदुइज्म पे बात कर सकता है, कास्टिज्म पे बात कर सकता है, आप वो तो चलो जो कर सकता है वो तो पोटेंशियल और है। करता भी है। मैं कह रहा हूं दो लड़के हैं। इंडिया हार गई ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। दोनों खुश हैं। हम्म। किस पे सस्पेशन ज्यादा आएगा? जो मुसलमान होगा। मुसलमान है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान जब बने थे तो उनकी आइडेंटिटी हिंदू मुस्लिम बनी थी। आप झूठ बोल रहे हो अगर ये नहीं मान रहे बिल्कुल सही। हो। जब वो बने थे तो उनकी आइडेंटिटी हिंदू मुस्लिम थी। आज भी आप पाकिस्तान का कोई चैनल कोई वीडियो देख लो तो वो इंडिया को हिंदूज के नाम से कहते हैं। हाँ हाँ। हिंदू तो ऐसे होते हैं, हिंदू तो वैसे होते हैं। वो हसन निसार एक दिन कह रहा अरे था अभी तो वो भी कह रहा है ना, ट्रम्प भी नहीं कहता था हिंदूज आर गुड। हाँ, नहीं एक हसन निसार है वो यूट्यूबर, वो कह रहा था उस दिन कि तुम पाकिस्तान का बड़ा तुम वो गोश्त नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। वो बगल में हिंदू बैठा है इंडिया, इतनी दुनिया में नाम कर रहा है, वो तो गोश्त नहीं खाता है। पहली बात तो इंडिया में कितना गोश्त बिकता है वो उसको नहीं पता। दूसरी बात, उसको नहीं पता इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान और रह रहे हैं। पर जब भी वो पाकिस्तान का लेते तो हिंदू, इंडिया का लेते तो हिंदू लेते हैं। आपकी पाकिस्तान की हेट्रेड, वैसे तो ये बात है अफगानिस्तान भी मुसलमान है, बांग्लादेश भी मुसलमान है, बट पाकिस्तान अगर मुस्लिम कंट्री ना होके एक हिंदू कंट्री होता तो इतनी लॉन्ग टर्म बिटरनेस इंडिया पाकिस्तान की ना होती। यू हैव टू एक्नॉलेज दिस कि रिलीजन इज द फंडामेंटल कंसेप्शन बिहाइंड बोथ द नेशंस। जो इसीलिए गांधी नेहरू का उतना नाम नहीं है इस देश में, इसीलिए उनके लिए उतना प्रेम नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है लोग। क्योंकि लोगों ने कहा जब हिंदू मुस्लिम कंट्री बने तो, और ये बात एंकर कोई डिस्कस कर दे क्लास में तो बवाल हो जाए इस देश में, बट ये सत्य है, ये सत्य है। इसीलिए एक मुस्लिम यहाँ पे खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर सकता, मुस्लिम ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट नहीं कर सकता इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में। हिंदू कर सकता, मैं करता हूँ, मैं बहुत किया, बहुत मजा आता था, फेसबुक पे लगे रहते थे, खूब ट्रोलिंग कि ये हो गया वो हो गया, बेटा मिल गया प्रसाद। खूब मेरे दोस्त जो मेरे कॉलेज के दोस्त होंगे वो आपको कमेंट, जो मेरा कॉलेज टाइम में मुझे जानता हो जरा प्लीज कमेंट करना कि क्या लड़ाइयां होती थी, और मैं खूब मजा लेता था। सर नहीं होता है ना सबका कि एक ये अच्छा, फेवरेट इसमें प्लेयर। टॉन्ट नहीं, इसमें टॉन्ट करने में मजा भी आता है, हाँ। भाई दूसरे को टॉन्ट करने में मजा भी आता है। तो मैं आपको रामकृष्ण मिशन का बता रहा हूँ। तो रामकृष्ण मिशन में क्या होता था कि बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, तो जब गांगुली दादा जब वो रहते थे ना कैप्टन, तो पूरे बंगाली एकदम एक्साइटेड रहते थे, बिहारी मुंह सुटका के बैठे हुए हैं कि हाँ, तो अब ये तो मैं ये कह रहा हूं ना कि ये अभी भी रीजनली अभी भी आज भी ये क्यूट लगता है, फनी लगता है। मैं जैसे क्लास में कई बार पूरा जब एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूँ पूरा मैप बनाता हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश सब इनका सब ऐड करें। और पूछता हूँ कि ये किस चीज का मैप है। तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये अनडिवाइडेड इंडिया है। उन्होंने कहते नहीं, अखंड उत्तर प्रदेश। पूरा क्लास हंसता है, दे ऑल लाफ, एंड देन फिर स्टूडेंट चिल्लाते भी जाते अखंड बिहार है सर, कोई कहता है सर अखंड एमपी है, अखंड उत्तराखंड है। ये सब हंसी मजाक होता है ऑप्शनल में, जी तो उतना नहीं करता हूँ, ऑप्शनल में खूब खूब। और फिर उसके बाद सब हंसते हैं और फिर आई बैक टू माई वर्क। आई वॉन्ट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन शुड बी कंफर्टेबल मॉकिंग ईच अदर। दोस्तों का बेस्ट ग्रुप वो है जहां दोस्त एक दूसरे को आराम से हंसी मजाक कर सकें, मजाक उड़ा सकूं मैं आपका कि भाई ये किसकी है, ये जो शर्ट है भाई कहां से उधार ले आया, है बात की नहीं। अब भाई बेस्ट फ्रेंडशिप तो ये है जहां आप अपने दोस्त से कहो कि भाई ये कपड़े पहन के बाहर मत जाना, जिसके हैं वो यार फालतू तुझे पकड़ लेगा। आप कंट्री भी ऐसे होते हैं, कंट्री भी ऐसे होते हैं जहां पे लोग एक दूसरे के रिलीजन को मॉक करते हैं जी। जहां पे इंडिया में आप देख लो जरा सी बात पे अरे यार आप जरा सा सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा, सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट इज माई फंडामेंटल राइट, ब्लास्फेमी शुड बी माई फंडामेंटल ड्यूटी। इंडिया में हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, ब्लास्फेमी तो बहुत दूर की बात है, किसी हिस्टोरिकल हीरो के बारे में बोलने पे यहां पुलिस पकड़ ले जाए, दोनों साइड के लोगों को। हिस्टोरिकल छोड़िए, सीएम को बोल दीजिए आप। सीएम को क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस फिगर हेड माना जाता है। बीजेपी वाले मोदी जी को कुछ भी कहे, विकास अगर मुद्दा होता तो नितिन गडकरी होते फेस पीएम के, भाई मोदी ना होते। योगी की राइज सिर्फ योगी की राइज नहीं है, इट इज राइज ऑफ राइट विंग हिंदुत्व, जो और अभी बढ़ेगा। ये तो अभी आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। अगर आपको बीजेपी को हराना है, या बीजेपी जिसको लगता है बीजेपी नफरत फैला रही है, तो जब तक आप कम्युनलिज्म का, इस हिंदू मुस्लिम का इलाज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, होगा ही नहीं। तो क्या मोहब्बत की दुकान खोलनी नहीं, पड़ेगी? मोहब्बत की दुकान तो कोई वर्ड ही नहीं है। मोहब्बत की दुकान तो वो कहते हैं, उनको खुद भी उसे मानते नहीं होगा, कोई नहीं मानता है, सबको पता है। आप ये बताओ जब बीजेपी 2 सीट जीतती थी 91 में, बीजेपी राम मंदिर के गिरने से पहले, वो जो मस्जिद गिरी थी उसके पहले की बात कर रहा हूं, तब भी कांग्रेस कहती थी कि सेकुलर फोर्सेस एक हो, क्योंकि आजादी के पहले ये बात एकदम क्लियर थी हमारे नेताओं को कि कोई इस देश को टेक ओवर करेगा तो एक राइट विंग हिंदू ग्रुप करेगा।
इतना रिलीजन फंडामेंटल है, इतना रिलीजन फंडामेंटल है कि जब बीजेपी कभी पीएम का सोच भी नहीं सकती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब ये लोग 100 सीटें नहीं जीतते थे, तब भी कांग्रेस और सब अरे तो ऑल सेकुलर, यही तो क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब आपने बताया वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, मतलब हाँ, सेकुलरिज्म जो ओरिजिनल सेकुलरिज्म, वेस्टर्न सेकुलरिज्म। नेगेटिव जनता के लिए कि उसकी बात ना हो, रिलीजन की बात ना होना, इससे इट्स अ पर्सनल अफेयर। पर्सनल अफेयर। इंडिया में तो भाई हमारे आप ये बताओ, मैं अपने 10 स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ठीक, एक है कि मैं सबका रिलीजन पूछ के फिर ऐसी बात कहूं कि भाई कोई ऐसी बात ना करे जो हर्ट हो। दूसरा, मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं एकदम ये फ्री फ्लो में बोल रहा हूं। जी, जो मैं फ्री फ्लो में बोल रहा हूं उसको नेगेटिव सेकुलरिज्म बोलेंगे फॉर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। और जो सबका धर्म पूछ के फिर ये कहे कि नहीं, ये 2 लड़के मुसलमान है भाई, 2 लड़के सिख हैं, ऐसी बात करें कि इनको हर्ट ना हो, ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म। हमने पॉजिटिव कर रखा है कि हर चीज में हम रिलीजन की बात करेंगे, बट सिर्फ स्टेट करेगा। मतलब स्टेट तो रिलीजन की बात 24 घंटे करेगा। अब आप ये बताओ कि मैं अपने घर में लिखवा सकता हूं अपनी जाति, नेम प्लेट पे भाई नाम लिखवा सकता हूं, हर फॉर्म में अपना नाम लिखवा सकता हूं, पर अपनी कार में नहीं लिखवा सकता हूं जाट, पंडित, ठाकुर। क्यों? क्यों? फ्रीडम नहीं है ये। आप इसी समस्याओं से जूझ रहे हो, आप इन्हीं आइडेंटिटी से डरे हुए हो, आप इन्हीं को सप्रेस करना चाह रहे हो, लोग यही कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा फंडामेंटल इशू है कि आप जब बोलने दोगे तो लोगों में यही इच्छा है, यही इच्छा ही सारी यही है। हमारी फंडामेंटल पहचान ही हमारा रिलीजियस आइडेंटिटी है। वो लोग बन गए हैं रिलीजियस आइडेंटिटी वाले। आज जब हम मेडिवल एज में, मैं आपको बताऊं कि 4 हिंदू राजाओं ने एक मुसलमान राजा पे अटैक किया, उनमें से एक हिंदू राजा जाके मुसलमान राजा से अलाई हो गया और 3 हिंदू बचे, 1 मुस्लिम और 1 हिंदू बचा। आप उस हिंदू राजा को गद्दार की तरह लोगे, हाँ, जबकि हो सकता है उसकी कोई 100 समस्याएं रही हो सकता है उसको गाली गलौज उसके साथ कर दियो। क्यों? क्योंकि आप रिलीजन को ही फंडामेंटल डिवाइड मानते हाँ। हो। तो जब ये औरंगजेब इतनी प्यारी रियलिटी है, जब ये इतनी प्यारी रियलिटी है, तो ये विमर्श, जब सर मैं वही कह रहा हूं, जब आपके नेशन का कंस्ट्रक्ट इज रिलीजन, लार्जली, बहुत तो नहीं बट लार्जली। अरे आप नहीं, उसमें आप सिख भी हैं, जैन भी ना हैं, ना ना पारसी ना भी। ना 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 मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आपका जो बॉर्डर बना वो आपने तो डिटरमाइन नहीं किया ना। आपके बॉर्डर तब बने जब पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया। देखो, बात यह है कि जब 12 प्रोविंस थे, 5 मुस्लिम मेजॉरिटी थे, तो आपके कॉन्टोर्स कैसे डिटरमाइन हुए? रिलीजियस बेसिस पे। मैं वैसे नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं होल इंडिया था, उसमें कट क्या लगा? कट लगा पाकिस्तान का। हाँ जी। दैट कट हैज बीन बिकॉज ऑफ अ मुस्लिम आइडेंटिटी, दोनों साइड में, और दोनों ही पाकिस्तान था। तो आपको जो भी फाइनल शेप मिला, वो आप माने या ना माने, वो 2 नेशन थ्योरी के कारण ही शेप और size। वरना तो फिर पार्टीशन ही क्यों एक्सेप्ट कर लिया? तो अब आपने 2 नेशन थ्योरी को माना ही ना, तभी तो वो बाउंड्री मानी। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, नेहरू, गांधी और पटेल, इनका ये कहना था कि फाउंडिंग फादर का मतलब क्या है? फाउंडिंग फादर मतलब जिन्होंने जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिसमें आप रह रहे हैं, जो इनके आइडिया से बना है, किन के आइडिया से बना? जो इन लोगों ने आइडिया दिया, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिस देश में आप आज रह रहे हैं उसके बेसिक नियम से इन्होंने डिजाइन करे। अगर इनकी इच्छा होती कि ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी तो ब्यूरोक्रेसी ना होती। मेरा क्वेश्चन बहुत, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर, इंडिया जो आज हम देखते हैं एज अ नेशन स्टेट, ये नेशन स्टेट की आइडेंटिटी 2 चीज, नेशन जनता, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। या पहले हम एक एक करके बात कर लें। नेशन तो है नेशन, ये तो हमारी आपका इमोशन है नेशन, पर जो स्टेट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, आर्टिकल 12, हाँ, जो स्टेट है, आर्टिकल छोड़ दो, स्टेट, देश, मतलब जो ये चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपने क्या किया? मतलब कि वो फिर लोगों को ज्यादा हो जाएगा। ठीक ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसको डिजाइन किया जो 1947 में पावर में थे लीडर्स। अच्छा आप ये बताओ कि जब हमारे जो ये पिट रहे थे, हाँ, क्रांतिकारी, तो इनको पीटने वाले तो हमारे ही लोग थे। ऑफिसर्स तो यहीं रह गए ना, ब्रिटिश चले गए, 3 लाख अंग्रेज थे, चले गए। अब तो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने कहा शूट, पूरी गुरखा राइफल ने गोली मार दी, जिंदा थे वो सब सारे 1947 तक। उन पे केस चलना चाहिए था? नहीं। जर्मनी ने तो चलाया, जर्मनी ने, इजराइल ने, उन सब पे चलाया जो नाजी के कोलैबोरेटर थे, पकड़ पकड़ के जेलों में डाला उन्हें। आइखमैन और इन सबको वहां से हंट किया, वो अर्जेंटीना से मोसाड ने, हाँ, पकड़ पकड़ के, मतलब किडनैप कर करके लाए। हाँ हाँ हाँ।
हमने क्यों नहीं अपने जो ये लीडर जिन्होंने हम पे अत्याचार किया था उन पे किया? सही गलत नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं किया? आपके हिसाब से सही हो सकता, मेरे हिसाब से सही, क्योंकि हमारे गांधी नेहरू पटेल को नहीं जरूरत महसूस हुई। सुभाष चंद्र बोस के पास हो सकता है पावर आती तो वो जिसने आईएनए का विरोध किया उन लीडर्स को हो सकता है वो जेल में डालते कि भाई तुम इतनी हिम्मत। फाउंडिंग फादर्स वो हुए फाउंडिंग फादर मेरा कहना है वो हुए जो स्टेट का जिन्होंने डिजाइन करा, मैं उनको फाउंडिंग फादर कह रहा हूं। आप न मानो, उनमें क्या क्या नाम? गांधी, हम्म। उनकी आइडियोलॉजी थी, वैसे तो हम्म। बहुत सारी चीजें गांधी की बात में उनके शिष्यों ने रिजेक्ट कर दी। हम्म। नेहरू, हम्म। पटेल, हम्म। अंबेडकर, हम्म। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम्म। सी राजगोपालाचारी, इन शॉर्ट पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मुख्यतः मुख्यतः पांच यही छह। है, यही पांच, इन्हीं की ज्यादातर चली भी। इन्होंने जो कहा, नेहरू ने कहा प्राइवेट, और लीडरशिप में इन नेहरू सबके ने कहा डिफरेंस लाइसेंस क्या? राज तो लाइसेंस राज। नहीं, एक बार लीडरशिप डिफरेंसेस बता दीजिए, जैसे गांधी जी हाँ, गांधी जी क्या विज़ावी ये 6 लीडर। मतलब, गांधी जी का क्या सोच थी? हाँ, सोच आइडिया ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे आइडिया ऑफ इंडिया गांधी जी का तो विलेज बेस्ड रिपब्लिक था, उनका तो कॉटेज इंडस्ट्री था, उनको बहुत एक्सेप्ट नहीं किया गया। मानते हैं आज हम बहुत कुछ उस पे गांधीयन फिलॉसफी फंडामेंटल ड्यूटी में रख देते हैं, डीपीएसपी में कुछ कुछ रख देते हैं। गांधी जी का आइडिया नहीं माना गया, पर गांधी जी के शिष्यों ने ही जो है, जो गांधी जी के फंडामेंटल थे, ऑल इन काम पासिंग, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया था तो हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे। भाई क्यों गोडसे ने जाके गोली मार दी? इसीलिए कि गांधी जी ने जो है जिस चीज पे आजादी मिली थी वो आजादी के से वो क्या 55 करोड़ रुपए कांग्रेस को देने की, पाकिस्तान को देने की बात कर रहे हैं, सारे मुसलमान नहीं भेज रहे हैं। मुसलमान भेजने की बात थी ना, मुसलमान पॉपुलेशन भेजने की, देखो एक्सचेंज की बात। कभी एक क्लियर तो नहीं था, मगर पार्टीशन जब हुआ था तो बहुत सारे लोग आज भी इस बात से बिट्राइड फील करते हैं कि एंटायर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन शुड बी डन। जहां तक मैंने पढ़ा है, सच में पढ़ा है कि अंबेडकर वाज आल्सो ऑफ द व्यू। नहीं, कौन इसके मतलब, जैसे ये जो एक मैं आपको यही पूछ रहा था कि जब आपकी बाउंड्री डिटरमाइन हुई पाकिस्तान के क्रिएशन से, पाकिस्तान का क्रिएशन 2 नेशन थ्योरी से, तो हिंदू मुसलमान है। अब बाकी लोगों को तो ऐसा इशू नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम था ना। तो बाकी धर्मों में ऐसा कोई खासा डिवाइड नहीं था कि नई कंट्री बना दो। तो मेरा ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आप पॉपुलेशन एक्सचेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मैंने कोई चैप्टर पढ़ा नहीं, स्पेक्ट्रम वगैरह में कोई ऐसा चैप्टर। स्पेक्ट्रम में तो क्या ही लिखा रहेगा, मैं आपको बता दूं, जब पार्टीशन हुआ हाँ, तो एक्सप्लिसिटली तो ये कहीं नहीं बोला गया, यही तो एक बात है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डीडी बसु साहब वो किताब पढ़ी, सुभाष कश्यप पढ़ी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली डायरेक्शन में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर मैंने लॉ किया, तो सर वहां पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा। नो डिस्कशन ऑन दिस इशू। ठीक बात है, हिस्ट्री में नो डिस्कशन, आप सोसाइटी में कोई डिस्कशन नहीं, बट आज हमारे देश में यही है। पहलगाम, छोड़ो पहलगाम, वो तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, मैं आपको ये बता रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं पहलगाम से पहले आसिम मुनीर आज भी 2 नेशन थ्योरी कह रहा है। अरे शाहिद अफरीदी कह रहा है, हरभजन सिंह को के सामने आप यूट्यूब पे वीडियो डालो, उसने कह रखा है, यूट्यूब पे कमेंट है, पाकिस्तान का कंसेप्ट क्लियर है। आपने अब बहुत तगड़ी बात कही, पाकिस्तान का कंसेप्ट क्लियर है, और भारत के बारे में बोला जाता है भारत को स्वयं बोध और शत्रु बोध, ये दोनों नहीं चलो वो तो हिंदुओं को नहीं है, भारत को छोड़ो आप। अब मैं अभी ये नहीं बात कह रहा हूं कि सही है कि नहीं, गलत है। स्वयं बोध शत्रु बोध नहीं है, क्या आप इससे अग्री करते हैं? हाँ मैं क्योंकि आसिम मुनीर को क्लैरिटी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे मुसलमान भारत के शत्रु हैं? नहीं, भारत में रहने वाले? एब्सोल्युटली नॉट। फिर क्या शत्रु बोध हो? शत्रु बोध मतलब आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि अ कंट्री हैज बीन बिल्ट ऑन द फंडामेंटल टू डिस्ट्रॉय। और आज भी हम ये कहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के जनरल खराब हो सकते हैं, बट पाकिस्तान इनवेरिएबली खराब। पाकिस्तान के जनरल नहीं खराब है, पाकिस्तान की पब्लिक खराब है। मैं यही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं ये बात नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान के जनरल खराब है। पाकिस्तान के जनरल, अनलेस यू हैव पीपल यार विद ये द सेम बताओ, माइंडसेट, आप ये बताओ, आपने गार्ड अपने घर में रख रखा है, आप अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के हजारों मील दूर जाके कंट्री बना रहे हो, उसके बाद आप ऐसी पॉलिटी, ऐसे लीडर्स को ला रहे हो जो कि आज तक पहलगाम कर रहे हैं, और उसके बाद आप बोलो कि नहीं चलो, मैं पहलगाम को उतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं मानता हूं, पाकिस्तान का काम है, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, पाकिस्तान गैरिसन स्टेट है, बना ही हुई, इसीलिए पाकिस्तान का काम ही ये है। सो क्या हम इंडियंस ये चीज को आइडेंटिफाई करते हैं? अब धीरे धीरे करने लगे, तभी तो इतनी बिटरनेस है, आइडेंटिफाई करने लगे, अब तो करने ही लगे। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो रही, पाकिस्तान तो बन गया था, उसको छोड़ो। मेरा ये कहना है, जो आप एंटायर एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये किस सब्जेक्ट में है और ये किसी सब्जेक्ट में नहीं है, आपको एकेडमिक्स में तो नहीं है, ये इसके कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। जब आपको भी नहीं मिला सर कुछ? पॉपुलेशन नहीं मिलने का क्या है, किसी ने एक्सप्लिसिटली कभी नहीं कहा ये बात। ये तो बात थी कि एक मुस्लिम देश बनेगा। कांग्रेस देखो,
श्यामा बाप प्रसाद रे, मुखर्जी, ये आपने बड़ी मेरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, उन्होंने 1950 में ये छोड़ी कांग्रेस, क्योंकि नेहरू ने दिल्ली पैक्ट किया था लियाकत अली खान के साथ, कि हम लोग अपनी पॉपुलेशन को, जो माइनॉरिटी है उसको अपने यहां रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। इससे काफी लोग बड़े स्टंड थे जब गांधी जी ने कहा कि मुसलमान नहीं जाएंगे। 1947 15 अगस्त तक देश की बहुत किसने बोला ये कि नहीं जाएंगे ये तो स्टेट जब नहीं भेज रही है तो और कौन बोलेगा? स्टेट जो इन्होंने, फाउंडिंग फादर ने बोला नहीं। अच्छा, उनका डिसीजन था ये। डिसीजन था, बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था ये। था ये बात, लोग यहाँ जो पुरानी दिल्ली में इवेंट, किताब ऑथर का नाम भूल गए, इवेंट था, इसमें बात थी कि हिंदू दिल्ली के तभी तो दंगे होते थे कि तुम जाओ यहां से यार। अच्छा, तो ये हुआ दंगे नहीं होंगे, कोई नहीं जाएगा, स्टेटस को। तो हिंदूज वर ऑफ इंडिया, राइट विंग हिंदूज वर वेरी डिसअपॉइंटेड। राइट विंग हिंदूज बहुत सारे थे जो कांग्रेस के साथ रहे होंगे, आज भी है। हार्डकोर जितने थे, हार्डकोर थे, वो डिसअपॉइंटेड थे। उनको ये लग रहा था भाई मुसलमान, तभी ये कहते हैं, तभी एक कमलेश्वर नाम के ऑथर उन्होंने लिखा कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, एक्सट्रीमिस्ट को, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को हिंदू इंडिया नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने कभी गांधी नेहरू को माफ नहीं किया, इसके लिए नहीं माफ किया, सच बात है ये, इसके लिए नहीं माफ किया। आज भी आप देखो, गांधी और नेहरू बिना जाने, किसी से पूछ लो गांधी नेहरू कैसे लीडर थे, हिंदू राइट विंग, जो रोड पे मिले गाली देना शुरू कर देगा। पूछो भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो सब्सटेंशिएट उसे कर नहीं पाएगा। नहीं कोई लॉजिक नहीं है, बट दे डोंट लाइक, दे डोंट, हाँ, हाँ। उसका कारण ये उनके जो एल्डर्स हैं उन्होंने ये फीलिंग पास ऑन करी कि गांधी नेहरू सॉर्ट ऑफ बिट्राइड अस। एक और फीलिंग पास की गई है सर, एक और कहानी पास की गई है कि जैसे नेताजी का डेथ नहीं हुआ था, कुछ ऐसी कहानियां बताई गई हैं। ये तो देखिए, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। मैं दादा नाना वाली स्टोरी बता रहा हूँ। एक तो जो आपने बोला ये, दूसरी एक स्टोरी ये है कि नेताजी का डेथ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर दिया गया था। ये जनरली मतलब एल्डर्स, देखो ये दो जो स्टोरी हैं कि बोस जी की डेथ और लाल बहादुर शास्त्री जी को जो जहर दिया गया, ये कोई पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड चीज नहीं है। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। जो मैं बात कर रहा हूं हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन वाली, ये एक पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है। देखो कहना नहीं चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जी 45 में शायद उनकी डेथ नहीं हुई, 18 अगस्त को जब प्लेन क्रैश हुआ, आज तक तो हो ही गई होगी, तब नहीं हुई होगी तो 80s में हुई होगी। तो आज ये हमारे पॉलिसी का फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं है, ये एक आदमी की क्यूरियोसिटी हो सकती है, हिस्टोरिकल रिसर्च ये का हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई थी कि झलकारी बाई थी, ये एक इशू है। रानी लक्ष्मीबाई नेपाल चली गई थी, ये भी एक लोग कहते हैं। ये सब तो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है, बट ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली, ये रूट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। रोड से पानी क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि पार्टीज को पता है आप वोट क्यों दोगे। ये है फंडामेंटल डिस्कशन, मेरा ये कहना है। मेरा कहना है इस सवाल को सॉल्व करो तो हम बाकी मुद्दों की तरफ बढ़े। हम आज भी एक सेसपूल बने हुए हैं, एक कमरा जिसमें 4 जानवर भर दिए, वो चारों एक दूसरे पे भौंक रहे हैं। मालिक को पता है रोटी फेंकनी है, बस चारों मेरे पीछे रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हमें आपस में लड़वा के जबरदस्ती, इतनी नफरत में दो कम्युनिटी, भैया न रहो साथ में यार। तुमसे किसी डॉक्टर ने कहा यार कि तुम साथ रहो, मतलब साथ रहो या ना रहो, अब तो रहोगे ही, और आपके पास क्या ऑप्शन है? दंगे मगर इसको एक्नॉलेज, इसका जैसे कास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करी गई, कास्ट प्रॉब्लम का एकदम डिस्कशन है। आज आप देखो कास्ट बेस्ड पार्टी वापस इलेक्शन हारने लगी, यूनाइट होने लगे लोग, क्योंकि चीजें ठीक आज आप हुई, देख लो दरारें आप भरी गई जिस ना। कॉन्फिडेंस से लालू यादव पॉलिटिक्स करते थे, मुलायम सिंह पॉलिटिक्स करते थे, उनके लड़के नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये झुंझलाहट है कि तुम कास्ट पे वोट क्यों नहीं पड़ रहा है भाई, हिंदू सब बीजेपी नफरत में क्यों बढ़ रहे हो? क्योंकि कास्ट का जो वो तेल निकलना था, जो कास्ट के तिलों से, वो निकल गया है। नौकरियां मिल गई हैं, सबको पता है 50% के ऊपर रिजर्वेशन न जाएगा न जाना है, सबको पता है, सारे मुद्दे सॉल्व हो गए कास्ट के। बोलो तुम हरिजन, तुम्हें मैं जेल अभी भिजवाता हूं, 5 लाख रुपए और मिलेंगे मेरे को, बोलो। तो लोगों में वो बिटरनेस चली गई, लोग नहीं सुनते हैं रोड पे कि कोई किसी को कोई डेरोगेटरी टर्म से बुला रहा है। तो धीरे धीरे कास्ट बेस्ड इश्यूज कम हुए। लोअर कास्ट कम्युनिटी को भी ये लगता है कि नहीं, हमें नौकरियां भी मिल रही हैं यार, ऐसा थोड़ी है कि नौकरी नहीं मिल। इंक्लूजन होना शुरू हुआ। इंक्लूजन होना शुरू हुआ, हर जगह हर कास्ट के लोग हैं पॉलिसी मेकिंग में। अब उसमें थोड़ी मोड़ी चेंजेस की बात थोड़ी मोड़ी नहीं, वो इतना डिस्कशन कोई यहाँ सबके मुंह थोड़ी सिल ले, सब डिस्कस करेंगे भाई। चंद्रशेखर रावण इज मस्ट फॉर दिस कंट्री, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री। अगर लोग इतना बेटर, मैं नहीं कह रहा हूँ वो सही बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ वो जो बोल रहा है आदमी, देखो जब अगर समाज ये है इतना, तो कुछ लोग इस एंड पे होने चाहिए, कुछ लोग तो हमें सबकी आवाज थोड़ी ना पसंद आएगी, बट समाज तो सबसे बनता और क्यों ना बोले भाई। हाँ, ये एक समाज है, हाँ, कुछ लोग इसको इधर खींचेंगे, कुछ लोग इसको इधर हाँ, खींचेंगे। हाँ, 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 समाज अपनी गति से चलेगा। बिल्कुल।
जैसे ही इधर लोग ज्यादा आएंगे तो हल्का हल्का इधर मुड़ने लग जाएगा, ऐसे लोग आएंगे तो हल्का हल्का इधर, तो समाज अपने से चलता है। समाज यहां तक आया तो कुछ अच्छा करके आया। यू नीड कंजर्वेटिव्स, इसलिए कंजर्वेटिव जरूरी है कि एकदम से समाज को लोग फाड़ ना दे, एकदम क्लास रेवोल्यूशन ना हो जाए, लोग रोडों न जलाने लग जाए। तो यू नीड कंजर्वेटिव्स जो कहें जैसा चल रहा है वैसा चले। और हम लोग परफेक्ट लाइफ में तो रह नहीं रहे, तो यू नीड द लिबरल सेक्शन जो कहे चेंज होना चाहिए। तो ये चेंज ऑफ क्या है ये लिबरल सेक्शन, क्या है? लिबरल सेक्शन मतलब जो कहे कि सर बड़े सारे टर्म्स हैं, नहीं समझ आता मुझे। जैसे कि जैसे राइट विंग, एक लेफ्ट, कोई इसको लेफ्ट लिबरल क्या देता है, कभी लिबरल कभी लिब्रांडू, नहीं वो फिर यहाँ नेगेटिव पे टोन पे राइट कहते हैं। राइट विंग, आई हार्ड डोंट राइट। बिलीव ये लिबरल को लिबरांडू कहना या ये कोई इसका मतलब है। अ लिबरल पर्सन विल टॉक लाइक, मैं पॉजिटिव लिबरल की बात कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं जो कहते हैं कि भाई भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत विश्व शक्ति क्यों बने, वो वाले लिबरल नहीं। नहीं, एक मिनट सर, सारे मैं टर्म्स बता देता अच्छा हूँ। आप ये बताओ, सोशल मीडिया क्या है ये टर्म्स? एक लिबरल, फिर एक लेफ्ट लिबरल, फिर आपका इस साइड में राइट विंग, गोबर भक्त, गोबर भक्त, अंध भक्त, अंध भक्त, अंध नमाजी भी आता है, अंध नमाजी भी आता है। और हाँ बोलिए ऐसे टर्म्स, तो बहुत ये बहुत यही सब गाली पड़ती है। नहीं, तो ये बात ये है, गोदी जिसको मीडिया, जिसको जो नहीं पसंद है वो दूसरे को ऐसे कोई टर्म लगा देता है। मेरा ये कहना है ये सब जरूरी है, मतलब दे आर मस्ट। तो मतलब सर मैं एक बात बोलता हूँ कि लाइफ इज नॉट अ 1 and 0, नॉट 0 and 1, इट इज ठीक ग्रे, बात, इट इज ग्रे ठीक है बात सर। है। तो किसी को लेबल करना सर, इसी को जैनिज्म में न्यायवाद कहा कि 7 तरीके के सत्य हैं, सातों सत्य हैं, अस्ति नस्ति, सत्य कभी हर सच, टाइप के लोग एग्जिस्ट हर करेंगे, टाइप के लोग एग्जिस्ट करने चाहिए, हर टाइप के लोग। रेजिलिएंट सिस्टम बनता है। अब आप ये बताओ, तो फिर वही कम्युनल बातें हैं, ये सब करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने रामायण जलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य एक लीडर है, उन्होंने रामायण जलाई। अच्छा आपके हिसाब से सही की गलत? सर मैंने तो ये न्यूज देखी नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी जलाई। मेरे को अजीब लगा। अरे लोगों ने मनुस्मृतियां जलाई, सही गलत? पता नहीं, ये तो मेरे समझ हिसाब से तो भाई ऐसे लोग होने चाहिए देश में जो इतने एक्सट्रीम जाए। अब बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी डेवलप क्यों नहीं, मतलब क्यों एजुकेशन वहां थोड़ी कम है, क्यों वहां पे इतना खुल के, क्योंकि ऐसे लोग वहां पे कम हैं। हद है सर। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, आपके पास जैसे पैसा आएगा आप चाहेंगे फ्रीडम। ठीक है, आपकी फ्रीडम कैसे खुली सर? हाउ आर यू एबल टू स्पीक? एजुकेशन आई, ठीक है, पैसा आया, इंडिपेंडेंस आई, तो नाउ यू वांट मोर फ्रीडम्स फॉर योरसेल्फ। ऑपोजिट साइड को सर हमेशा एक कंस्ट्रक्टेड रियलिटी में रखा गया एज अ वोट बैंक, सेकुलर सेकुलर बोल ऐसा के। नहीं है, कहाँ मैं है नहीं पैसा? मानता हूं, मैं ऐसा नहीं पैसा है। मानता। पैसा वही सारी जागीरें उन्हीं के पास थी। जब भारत आजाद हुआ था तो बड़े बड़े जागीरदार थे, देवर द एलीट्स। यूपी में 15% पॉपुलेशन में 40% हाँ, तो जो उनकी एलीट है वो अपने, पाकिस्तान नहीं गई, नहीं यहीं रह गई। नहीं, जो उनकी एलीट है वो एलीट ही अपने लोगों को मॉबोक्रेसी में क्यों क्यों कर पाई वो? क्योंकि वहां ब्लास्फेमी इज सच अ बिग इशू। यहां अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई। आप अगर इस कमरे में 10 लोग हैं, सारे दोस्त एक दूसरे को, नेगेटिव एग्जांपल है, गाली देते हैं। आप आ गए, आपने कहा मैं गाली नहीं सुनूंगा, ठीक, तो धीरे धीरे इस कमरे में फिर सबको ही गाली देना बंद करेगा। ठीक, आप कह रहे हैं कि मैं रिलीजियस, भाई ये बताओ, आज से 10 साल पहले पीके मूवी आई थी, पीके मूवी अच्छी मूवी थी कि बुरी? नहीं देखी सर। उसमें सुना होगा आपने, शिव जी का वो मैंने देखा ठीक है। है। मेरे हिसाब से तो एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एवरीवन शुड हैव राइट। मगर जनता ये कहती है कि इसमें मुस्लिम गॉड्स की बात क्यों नहीं करी गई? नहीं, मेरा तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इट्स वेरी गुड दैट कन्हैया टॉक्स अबाउट हिंदुइज्म। मैं प्यार करता हूँ इस चीज को, प्लीज डू इट। आपने बोला ना सारे फ्रिंज होने चाहिए, मुझे सारे फ्रिंज चाहिए, कलर्स। उसी तरीके से आमिर खान भी बनाए मूवी, यही बात मैं कह रहा हूं, बट देन यू शुड हैव द लिबर्टी। शुड हैव लिबर्टी, बनाओ ना बनाओ बात की बात है। तो मेरा यही कहना है पर कि, इंडिया में लिबर्टी कहाँ है? तो मेरा यही कहना है कि जब ये लिबरल सेक्शन है ना, है आपके पास फ्री स्पीच? नहीं नहीं, मेरे पास जो मैं बात कह रहा हूं कि अगर आप लिबरल सेक्शन है, लिबरांडू जिसको कहते हैं, दे आर मस्ट इन एवरी सोसाइटी इन एवरी प्लेस। हाँ हाँ, वी शुड नॉट टारगेट अवर लिबरल्स। बट एक ही पंगा है लिबरल्स के साथ, जो बहुत ओपन क्लियर पंगा है कि सबको ही सबको क्रिटिसाइज कर सकता है एक्सेप्ट बिकॉज दे फियर इट। एक्सेप्ट द वोट बैंक। तो ये नहीं, ये वोट बैंक नहीं है, वो डरते हैं। आपका स्टेट उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है। कौन डरता है? वही जो नहीं करते हैं क्रिटिसाइज। आपका स्टेट उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, ये आपके स्टेट की कमी है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर स्टेट। इट इज नहीं, आपने बोला कि भाई किसी ने रामायण जलाई, किसने रिएक्ट किया इसके ऊपर? तो यही तो मैं कह रहा हूं,
लोगों बिना को सिक्योरिटी के आप यहाँ पे समाज को लिबरल होने की ठीक बात है। आज से सुनो, आज से 50 बहुत सारी जगह हैं जहां के लोग आज भी तैयार होंगे उसे मारने के लिए, पर धीरे धीरे हमें ये हटाया गया हमारे दिमाग से। हाँ हाँ अमेरिका में क्यों नहीं होता है? अमेरिका में एक चीज बताओ, अमेरिका के अगर मैं कोई रिलीजियस बयान दे दूं तो ना हिंदू मारने आएगा ना मुसलमान मारने आएगा। यहां पे हम देखोगा काऊ प्रोटेक्शन वाले रोड पे घूमते हैं। हाँ इज इट द सक्सेस ऑफ स्टेट और फेलियर ऑफ स्टेट? फेलियर ऑफ स्टेट। फेलियर ऑफ स्टेट। स्टेट सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करा? वो बूचड़ खाने में जाके क्यों नहीं वो लड़ते? रेड क्यों नहीं कर पाती क्यों नहीं स्टेट? रेड करते? उनको लगता है वो वहां पीट लेंगे। आपका स्टेट सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है हर तरह के लिबरल्स को। सर ये उल्टा है इसका थोड़ा। स्टेट के जो मशीनरी है वो तो पैसा खा के बैठ गई। अरे वो तो चलो खा के वो एक ही तरफ नहीं खा के बैठ गई। मेरा ये कहना है कि सबसे पहले स्टेट शुड ड्रॉ क्लियर बाउंड्रीज। स्टेट में जैसे मैं छोटी सी आपको बताऊं, स्टेट की जो बाउंड्री की बात है, मैं आपके घर के आगे सूजा लेके आपकी टायर पंचर कर दे रहा हूं, आप लीगली मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? बताओ। इस देश में लीगली क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इस देश में पुलिस, अगर आप एक बार ये जान जाओ कि पुलिस आपको पनिश नहीं कर सकती है, तो इस देश में कोई डर नहीं फिर आपको। आप अगर गरीब आदमी हो जिसको लगे अरे पुलिस आके पीट देगी, तो आप इस देश में आपके का इलाज है। पर एक बार आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि पुलिस को आप कह दोगे तू ले चल थाने, चल कर केस मुझ पे, क्योंकि जुडिशरी तो एकदम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट मानो इस कंट्री की। कोर्ट कचहरी के चक्कर में 20-20 साल केस चल रहे हैं। जुडिशरी इज नहीं ऑलमोस्ट सर, आम आदमी तो जाना तक नहीं चाहता। बता तो रहा हूं, जुडिशरी नॉन एग्जिस्टेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट। डाइवोर्स का केस 15 साल चल रहा न्याय मिलेगा ही नहीं कहीं। है। न्याय का कंसेप्ट ही नहीं है। न्याय डिलेड है ना, तो इतना डिलेड है भाई। आप ये बताओ, 30 साल की उम्र में मैंने डाइवोर्स फाइल किया, मेरे को 45 साल में डाइवोर्स मिला। खत्म कहानी, खत्म कहानी। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, जन्म बर्बाद हो गया, जन्म। दो जन्म। भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़े, उनके एक आध मर्डर बच्चे, भी कर दिए। उनके बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं। ठीक, तो अब आपके यहां जुडिशरी इज नॉन एग्जिस्टेंट। तो जुडिशरी जब एग्जिस्टेंट ही नहीं करती है, जो ये, हाँ, तो हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं। हमारे पास कोई सिक्योरिटी, कोई सेंस ही नहीं है सिक्योरिटी का। जो हर तरह का लिबरल, उसके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए हर बात कहने की। हमने कोई लाइन ही ड्रॉ नहीं करी। आपका सूजा, जैसे मैंने सूजे का एग्जांपल दिया, आपने सूजा लगा दिया मेरी कार में, कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट किस बात का है? मैं ये कहने लग जाऊं आपने इस भगवान को या इस अल्लाह को ऐसे गाली दी, बस आपका तुरंत इलाज हो जाएगा। 50 आदमी मैं आपको पिटवाने यहाँ ला सकता हूं, पुलिस चुपचाप खड़ी तमाशा देखेगी। कोई भी मैं बवाल शुरू कर दूं कि आपने सीएम के बारे में ये पोस्ट कर दिया, पीएम, उसका इलाज है। क्या देश है यार? एक लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर का इलाज नहीं है। एक आईएएस अधिकारी के शहर में पूरे पानी जाम है, उस पे उसको कोई सस्पेंड नहीं करेगा। वो गलती से किसी लीडर, किसी भगवान पे कुछ कहते, भाई साहब सस्पेंशन भी आ जाएगा, ट्रांसफर तो करा ही दिया जाएगा। कोई क्लियर लाइन ही ड्रॉ नहीं है किस चीज पे क्या है। इमोशनल सा देश है, सब कौआ कान लेकर कौए के पीछे भागते हैं। ये इमोशनल देश हमने बना रखा है, और ये हमारी आजादी की लेगेसी। और मैं ये मानता हूं, ये इसका बड़ा कारण हिंदू मुस्लिम डिवाइड है। बड़ा कारण इसका हिंदू मुस्लिम डिवाइड है। कोई मेरी उम्र का, आपकी उम्र का कोई आदमी अपने घर के बाहर का पानी डिस्कस नहीं यूट्यूब पे करता है। सबको गोदी मीडिया और रविश कुमार और ये और वो, ये डिस्कस करा लो। सब इमोशनली वही सोचते हैं, उसी पे ओवरचार्ज। हमारे जो फीडिंग है वो यही है, वो यही है। उसका कारण है कि एक बेसिक डिवाइड है जिसको आप एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं। ना आप उसका इलाज कर पा रहे हो, ना उसको सॉल्व कर पा रहे सोल्यूशन क्या है ये डिवाइड हो। का? सॉल्यूशन तो चलो बात की बात है, पहले प्रॉब्लम तो एक्नॉलेजमेंट इज सॉल्यूशन। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्यूशन। वहां से सॉल्यूशन शुरू हुआ। ये एक्नॉलेज किया ना प्रकाश ने कि कास्ट बेस्ड ऑपरेशन था। तो एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने बोला ना सर कि बिल्कुल एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, ये एक इशू है। अब मान लीजिए कि कम्युनिटी को लगता है कि बाबर ने बहुत सारे मंदिर हमारे तोड़े हैं। अब हम हिस्टोरिकली उस पोजीशन पे आए बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद कि हम वो मंदिर रिक्लेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये वो टाइम है जब लोग अपने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का जो उन्होंने नहीं किया वो अपना मंदिर बनाएंगे, या ये टाइम है कि नाउ दैट यू आर फाइनली इन पावर you suddenly start recalibrating the relationship, the हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप? मतलब जब आप एब्सोल्यूट कंट्रोल में थे, आपने रिकैलिब्रेट नहीं किया, यू नेवर हैड दी, क्योंकि दिस इज द फीलिंग ऑफ द हार्ड, राइट?
कि जब तुम पावर में थे तो भैया तुमने तो रिकैलिब्रेशन करने की बात नहीं की, तुमने तो हमारे पीसेस काट दिए, कंट्री काट दी। जब हम पावर में आए इतने 100 सालों के बाद, ऐसा हमें पहली बार लग रहा है कि हम थोड़ा-मोड़ा पावर में हैं। नहीं है वैसे मगर हाँ, तो पर इल्यूजन में तो है। हुँ। पावर में तो सर वही है जो एक्चुअली अथॉरिटी होल्ड करता है। तो अब इस इल्यूजन में अगर हम एक आध मंदिर रिक्लेम भी कर लें, तो क्या ये गलत है, या अभी हम रिकैलिब्रेट करके पहले कास्ट में हमें परेशान किया, अब हम कास्ट बेस्ड हमने रिजर्वेशन दे के रिकैलिब्रेशन किया, अब यहाँ पे क्या हमसे ले लोगे? यहाँ पे आपसे कोई लेगा बाद में। बहुत सारी कम्युनिटीज़ अच्छा ये बताओ कि इंडिया में अंग्रेज़ों ने राज किया। रस्किन बॉन्ड, रॉजर बिन्नी, टॉम ऑल्टर ये सब अंग्रेज रह गए। क्या ले लिया आपने इनसे? क्या ले लिया? क्यों? क्योंकि दे वर ऑलवेज़ ओपन इन एक्नॉलेजमेंट। आप एक्नॉलेज करो नहीं लेगा कोई, सच बता रहा हूँ मैं। एक बार एक्नॉलेज करना, एक बार इतना क्या एक्नॉलेज करना है? यही कि इस पे इतना इमोशनल नहीं होना कि जब भी मुगलों की बात आए, दिल्ली सल्तनत की बात आए, इट शुड बी ओपनली डिस्कस। जैसे अपर कास्ट डिस्कस करता है कि हाँ, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन हुआ। तो आपको क्या लगता है किसी ने आके जमीनें ले ली ब्राह्मणों की? किसी ने ब्राह्मणों के घर ले लिए? क्या ले लिया? रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया। दैट इज अफर्मेटिव एक्शन, उसके बिना नहीं बनेगा। आप इसी में चक्करों में पड़ते रह जाओगे। हिस्ट्री शुड हैव बीन मच ओपन। आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं। आजादी के बाद एक पिक्चर आई थी जागृति। जागृति गाना है उसमें, देखो अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पर इसने सारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की। तो जब वो चित्तौड़ दिखाता है 1 मिनट 50 सेकंड के आसपास लाइन है, यहां कूद पड़ी लाखों पद्मिनी अंगारों पे। आज यूट्यूब में कोई भी वो गाने का वर्जन सुनो, ये लाइन म्यूट है। क्यों? इतना आप जो है वो कर रहे हो डर के कि अब पद्मिनी की बात भी ना करो, ये भी बात ना करो, वो भी बात ना करो। तो आप स्प्रिंग है उसको दबाने को, दब के स्प्रिंग नहीं शांत होती है। ये मेरा मैसेज सबको है, सबको, कि हिस्ट्री शुड बी सही गलत से ज्यादा उस तरह होनी चाहिए जैसे लोगों की फीलिंग है। मनुस्मृति बहुत सारे लोग हैं जो डिफेंड करते हैं, बट स्टेट का ये पोजीशन है मनुस्मृति अच्छी बुक नहीं थी। मायावती जिंदगी भर मनुस्मृति को गाली बकती रही, पर भी ब्राह्मणों ने उन्हीं को वोट डाला। कोई इतना बेवकूफ नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान। आप उसका डिस्कशन आप इतना उसको करते हो, लोगों में बिटरनेस फैलती। भाई गांधी जी से आपको क्या पर्सनल प्रॉब्लम है? राइट विंग एक जो लड़का रोड पे जा रहा है उसको क्या पर्सनल प्रॉब्लम है गांधी जी से? क्योंकि इतने के बाद भी आप गांधी जी को के बारे में एक लाइन क्रिटिसिज्म नहीं बोलने देते हो, तो लोग उस पर जो है भड़कते हैं। नहीं, मेरा तो ऑनेस्टली एक ही ओपिनियन है कि इट इज इम्पॉसिबल कि गांधी ने इंडिपेंडेंस दिलवाया है। नहीं, गांधी ने इंडिपेंडेंस कोई भी He is- सीरियस स्कॉलर भी नहीं बोलता है। नहीं, उनका पोस्टर वोस्टर लगा के वो तो चलो बहुत लोअर लेवल पे, सीरियसली स्कॉलर में कहीं कोई नहीं कहता गांधी जी ने आजादी दिलाई। सीरियस हिस्ट्री में गांधी जी ने आजादी दिलाई नहीं। हाँ, गांधी जी ने मास मूवमेंट्स लॉन्च किए जिसने थोड़ा अंग्रेजों पे प्रेशर पड़ा। भाई अगर गांधी जी मास मूवमेंट ना लॉन्च करते, मुझे प्रॉब्लम पता किस चीज़ से सर? आपने बोला ना कि ये समाज है, ये समाज के अलग-अलग फ्रिंज हैं। मुझे ये पूरा आपने पैक ऑफ कार्ड्स दिखाया ही नहीं। आपने सिर्फ 2 कार्ड दिखा के बोल दिया ये 3 ले लो, एक्सेप्ट इट एंड दिस इज़ इंडिया। और आज ही हम इंडिया में देखते हैं तो आपको स्टालिन दिखेंगे, आपको ममता बनर्जी दिखेंगे, आपको पीएम मोदी दिखेंगे, आपको योगी आदित्यनाथ दिखेंगे। इतने फ्रिंज के लीडर्स हैं। उसके बाद आपको जनरल लोग दिखेंगे। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी सर्कल यहाँ बैठे थे और इतने सारे शूरवीर, वो बुक्स लिखे हैं। तो इंडिया इज़ नॉट नहीं पहली बात तो एक चीज देखो, सिंगल। आप जो कार्ड मेरे को ऐसे दिखाना चाह रहे हैं ना, दिस इज अ सिंगल कार्ड। जैसे इंदिरा इज इंडिया इन वो भाई आई कोई डोंट बाय दैट। अरे भाई कोई भी पार्टी आती है तो एंड मोस्ट अपने हिसाब से तो देखो नहीं, लिखवा। पार्टी पोटी छोड़ो सर, दिस इज अबाउट इंडिया। छोड़ दो पार्टी, अब कबाड़ कबाड़ अगर काम करना होता हो चुका होता 70 साल में। मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट है कि चलो आपने बोल दिया ये पॉलिटिकल लीडर है, मुझे दिखाओ वो मस्कुलर मैन जिन्होंने झापड़े मारी है, जिन्होंने काटा है। शो मी द मैन ना, कहाँ है वो? अभी आप सोफिया कुरैशी, वो ऑल रिस्पेक्ट टू द वुमन, वो केबीसी में जा रही है। वो जो सोफिया कुरैशी, हाँ, अच्छा आर्मी वाली, हाँ हाँ ठीक, हाँ। हाँ देखा मैंने फोटो देखी, बट ऑपरेटर्स कुछ और हैं। ठीक बात है। जो ऑपरेटर्स हैं उनके मुंह को हमेशा आप देखिए, फोटो लगेगा तो उनका मुंह ब्लर रहेगा। जो ऑपरेटर्स मतलब जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के होंगे। देखो कितने ये दिट इज नेचर ऑफ नॉट इंडियन हिस्ट्री, नेचर ऑफ हिस्ट्री। जॉर्ज वॉशिंगटन ही थोड़ी लड़े थे यार अमेरिकन, लिंकन ही थोड़ी लड़े थे। अरे ऐसा तो थोड़ी एटलीस्ट ऐसा थोड़ी कपिल देव नहीं वर्ल्ड कप अरे जीता। तो एटलीस्ट शो नहीं ठीक बात है, ये मैं हर ठीक- फ्रिंज के लोग दिखाओ कि वो बिल्कुल है, बट ये इतनी बड़ी ये नेचर ऑफ एक हिस्ट्री ही है। ये नेपोलियन ही सिर्फ नहीं लड़ा था, रॉबस्पियर वाज नॉट द ओनली वन प्रेजेंट इन फ्रेंच। वो कुछ ना कुछ फेसेस तो देखो बनते, और जिसको पावर मिली उसके हिसाब से थोड़ी तो हिस्ट्री आज भी इनको मिलती, तो ये भी अपने हिसाब से लिखवाते।
मैं एक बात करूं, गांधी जी को गाली देने वाले भी इतने सही नहीं है, गांधी जी इतने भी बुरे नहीं थे जितने लोग गाली देते हाँ हैं, हाँ है ना? तो वो भी एक्सट्रीम, मैं कह रहा हूँ ये नेचर ऑफ हिस्ट्री है। आप इन मुद्दों को, मैं इनको बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं मानता हूँ कि इनको बताए जिसके भी अनुज सर ने एक स्टेटमेंट बोली थी, वो बहुत सही थी। उन्होंने कहा कि व्हेन वी गो आउटसाइड इंडिया, गांधी इज आवर आइडल, ठीक है, व्हेन वी आर इंडिया ही इज नॉट। ठीक बात है। गांधी तो देखो बात ये है ना कि नेल्सन मंडेला, गांधी, ये वो लोग हैं जिन्होंने वेस्टर्न लोगों की लाइफ स्पेयर करी। अगर नेल्सन मंडेला अफ्रीका में कहते कि मारो इनको, गांधी जी इंडिया में कहते मारो इनको, तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता। तो वेस्ट इज इंडेटेड टू देम एंड रियली। और मैं गांधी जी में नेगेटिव्स भी मानता हूं और पॉजिटिव्स भी हैं। देयर आर पॉजिटिव्स टू हिज मतलब पर्सनालिटी। बहुत सारी गलतियां हैं गांधी जी की। कोई भी आदमी 50 साल पब्लिक लाइफ में रहेगा, उसकी हजारों गलतियां होंगी। गांधी जी मेड ग्रेट, हर इंसान में हर दिन कोई गलती होती हाँ, है। ग्रेट ब्लंडर्स। गांधी जी मेड ग्रेट ब्लंडर्स। आपने आज तक क्लास नहीं ली, मैंने क्लास ली, तो बुरा तो मैं ही कुछ भी पढ़ाऊंगा तो मैं ही पढ़ाऊंगा। हाँ, तो बात यह ना कि मैं इसको उतना फंडामेंटल इशू नहीं मानता हूं कि ये बात ठीक बात है कि गांधी जी का क्रिटिसिज्म उतना सोशली अलाउड नहीं है, मगर अब सोशल मीडिया आने के बाद किसी का क्रिटिसिज्म रोक थोड़ी सकते हो यार। कुछ तो नहीं गांधी रोक जी का सबसे सकते, ज्यादा होता है। कुछ नहीं। भाई एक तो लीडर था, शाहरुख खान का मीम नहीं रोक अरे सकते सर। वो आप वो छोड़ो, एक लीडर है वो गांधी जयंती में गांधी जी पर रोने लगे, बापू ऐसे करके जो है रो रहे हैं। वो सबसे ज्यादा लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि गांधी जी के बारे में कोई इमोशनल हो ही नहीं सकता। मतलब इतना इस देश में एक्सेप्टेंस है कि आप भगत सिंह के आगे खड़े होके, सुभाष चंद्र बोस के आगे, अंबेडकर के आगे खड़े होकर लोग रोते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जी जी लोग उसको एक्टिंग नहीं मानते। जी। आप गांधी जी के आगे खड़े होकर रोने लगे, अरे बापू आप चले गए, आपको लोग कहेंगे, "ए, क्या एक्टिंग चल रही है?" येड़ा है क्या? नो, हाँ, नो वन एक्चुअली। एक चीज और है, गांधी और नेहरू ने देखो ओवर अचीवर भी है। एक उनसे ये भी दिक्कत है, जैसे कर्ण है, कर्ण बहुत पसंद आता है बिकॉज ही डाइड हीरोइकली। एवरीवन लाइक्स अ फॉलन हीरो। हर आदमी को पसंद है कि वो हीरो जो लड़ा और युद्ध के मैदान में गिरा और उसका कोई दाम नहीं। जो युद्ध जीतने के बाद राज गद्दी पे बैठ जाता है, एक बार जिसको गद्दी मिल गई, उसके प्रति लोग इमोशनल नहीं रहते कि उसने तो मतलब, गांधी जी को तो कहाँ गद्दी मिली? अरे वो गद्दी है, वो बहुत गद्दी है। राम मनोहर लोहिया ने अपनी बुक में लिखा है कि एक 303 की बंदूक मिली थी यहाँ पे किसी एक मुस्लिम घर में दंगों के समय। तो न्यूज़पेपर ने छाप दिया 303 बंदूकें मिली। 303 एक बंदूक को कहते हैं, 303। तो राम मनोहर लोहिया गांधी जी के पास गए कि ये कैसे न्यूज़ आप लोग, और आपके जो है, तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें एजुकेशन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मंत्री बनना है? तो लोहिया जी ने कहा, लोहिया ने खुद लिखा कि हम लोग क्रांतिकारी जब भी पावर की बात आती है थोड़ा शर्मा से जाते हैं। हाँ कहना हम लोगों को लगता है कि अरे यार हम भी पावर में मजा लेना चाहते हैं। तो राम मनोहर लोहिया ने कहा मुझे हाँ कह देना चाहिए था, आई कुड हैव मैनेज बेटर। गांधी में इतनी पावर थी कि अगर लोहिया हाँ कह देते तो गांधी जी मंत्री बनवा देते। गांधी जी तो कभी कांग्रेस में भी नहीं रहे, गांधी इज टू पावरफुल अ पर्सन। गांधी जी की बात नहीं मानी, वो है, मगर ऐसा नहीं है कि गांधी जी को गद्दी नहीं मिली, पूरी गद्दी उन्हीं को मिली, पूरी गद्दी मिली। आज नोट पे एक फोटो पे नाम है, और क्या गद्दी, किसको इतनी गद्दी मिल गई? सब मिला गांधी जी को। ये तो कहने की बात है, तो सिंबॉलिकली कुछ नहीं मिला। जैसे आपके दादाजी यहाँ कहें कि भाई इस नेम प्लेट, घर की नेम प्लेट में तो मेरा नाम नहीं है, मेरे पोते का ही नाम है, पर इस घर में सब्जी भी उन्हीं के कहने पे बन रही है ना। तो ये गांधी जी, ये तो मैं आई डोंट बाय दिस कि वो कभी वो कि उनको पावर नहीं, फुल पावर मिली। और क्या लोग यार, जितने में गांधी जी की वो है ना प्रतिमा। स्मृति, क्या कहते हैं उसे, राजघाट, उतने में कॉलोनियां बसी हैं, शहर बसे आधे। उस रियल एस्टेट पे आपका मोहल्ला कॉलोनी, जितनी बड़ी कॉलोनी जिसमें 5000 कारें खड़ी है ना, उससे बड़ी जगह है वो। जो 6x6 के घरों में रह रहे हो, वहां जाके देखना, वहां खाली जो गार्ड का जो वो है ना, वो कैबिन वो इससे बड़ा होगा। सही। तो ये कहना, स्वाद ले लिया सर। तो ये कह रहे हो ना आप, ये आई डोंट बाय दिस कि गांधी जी को पावर मिली। पावर इसीलिए लोग थोड़ा उतने इमोशनल जुड़े नहीं है। भगत सिंह फॉलन हीरो रे यार, 23 साल का लड़का अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया। नहीं बात बिल्कुल नहीं ठीक है, वो मैं ये कह रहा हूं ना कि मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ओवर एग्जेजरेटेड, मैं कह रहा हूं बट वो फॉलन हीरो की इमेज है। अगर भगत सिंह भी जेल से निकलते उसके बाद पीएम बनते, तो आज वो रिस्पेक्ट नहीं होती ना होता। तो उसमें भगत सिंह की भी गलती नहीं, गांधी जी की भी गलती नहीं। गांधी जी की थोड़ी गलती है कि अब उनको उनके समय देश आजाद हो गया। लोहिया ने भी लिखा, अभी मैं आजकल पढ़ ही रहा था, अभी उन्हीं की बुक खत्म करी, तो वो एक्चुअली आई हैव मेड रूल नंबर 1, ऑलवेज रीड द बुक ऑफ दोज पीपल हु आर बोर्न बिफोर 1947 और द बुक्स रिटन बिफोर 1947। क्योंकि मैंने देखा 1947 के बाद जो लोग, जिन्होंने वो देखा नहीं पीरियड, या जो उसके बाद पैदा हुए हैं, वो बड़े मतलब बुकिश है उनकी नॉलेज। 47 वही आजादी ऐसे मिली वैसे मिली। 47 के पहले वाले लोग आजादी की बात ही नहीं करते। किस चीज की बात? पॉलिटिकल, आपस में पॉलिटिशियंस की। जैसे एमओ मथाई ने एक बुक लिखी है, रेमिनेंसेस ऑफ नेहरू एज, तो उसमें वो सिर्फ लीडर्स के स्कैंडल ही डिस्कस, लव अफेयर ही डिस्कस कर। किसका लव अफेयर? सबके, रिसेंटली किसका? सबका, कोई ऐसा नहीं जिसका ना हो। बताओ, एक दो तो बताओ।
अब किताब की हाँ, बात है ना। किताब की बात है भाई, देखो वो पढ़ लेना। हाँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो है नेहरू जी से ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी सरोजिनी नायडू की डॉटर पद्मजा नायडू। तो पद्मजा नायडू जो ने कोई फोटो लगाई थी अपनी नेहरू जी के घर में, तो नेहरू जी ने उसको हटवा के एडविना की फोटो लगवा दी थी। ये वो सेक्रेटरी थे नेहरू के, एंड रिस्पेक्टफुली ही राइट्स दिस। उन्होंने भी लिखा कि एक औरत आई थी, उसने ये ब्लेम किया कि नेहरू जी मेरे बच्चे के बाप को ऐसे करो। तो ये एमओ मथाई ने बुक लिखी। आई डोंट फाइंड इट डिसरिस्पेक्टफुल टू लीडर, and neither I am interested in the personal life of leader about his character. तो But it gives insight. मतलब जिसने भी नेहरू जी के बारे में लिखा है, उसने लिखा है नेहरू जी एक दिलफेक आदमी थे, which doesn't make him a lesser politician. नहीं, I am a teacher. अरे- आप इसे छोड़ो, अरे मैं पहले बता दूं हाँ कि I am a teacher. हाँ हाँ मैं क्लास से निकलने के बाद हाँ। I never drank liquor. Even if I do, doesn't matter. मेरा क्लास की परफॉर्मेंस शुड बी। मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, इज नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस, है ना? हाँ। ही इज अ लीडर। हाँ। उसी तरह नेहरू जी के पर्सन, मतलब मैं एक बात कह रहा हूं कि वो ज्यादा एनलाइटनिंग। अरे पर आप यू कोट द अब बुक, आप देखो, यू कोट द बुक। नहीं, आप ये देखो कि इसमें लोग मजा डेरोगेटरी तरीके से लेते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्लास में कहीं ऐसे इन सब चीजों को डिस्कस करता नहीं। ही वाज मैरिड, मेरा क्वेश्चन। हाँ, ही वाज मैरिड। अरे मैरिड टू, उनकी वाइफ का नाम अभी 1 मिनट में याद आ जाएगा। अरे कमला नेहरू। शी डाइड इन 1933। वो शायद ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का इलाज भी कराने गए थे, बट शी डाइड। उसके बाद हिज रिलेशंस मतलब नो ऑब्वियस रिलेशंस, बट जो भी अभी लोहिया भी ने भी उस बुक में लिखा है कि नेहरू का नाम उनसे भी जोड़ा गया था। वो क्या नाम थे, वो शांग काई शेख की वाइफ से, कि वो उनके चक्कर ये लोहिया, राम मनोहर लोहिया की बुक में लिखा है, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है नेहरू की कांग्रेस के जो उनके साथी दोस्त थे, वो ऐसे अपने ग्रुपों में भी एक लड़का होता है ना जो कहते हैं अबे तेरा इस पे भी दिल आ गया, उस पे भी दिल आ गया। अच्छा, तो ये वो उन लीडर्स की आपस की मुझे लगता है बात थी। जैसे उसने लिखा है एडविना माउंटबेटन ने शायद, शांकाई शेख की वाइफ। हाँ, शांकाई शेख, पर उसमें फर्स्ट चैप्टर एडविना इज लॉर्ड माउंटबेटन। उनका अफेयर था? नहीं, मुझे नहीं लगता। एडविना माउंटबेटन ने असल में लेटर, देखो ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी, जो एडविना और नेहरू के लेटर हैं उनको ये लोग पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बुक है इंडिया समर्स, हाँ, कौन वुल्समैन, एक जर्मन लेडी ने लिखी है, इंडिया समर्स। 1 साल की हिस्ट्री की पूरी बुक है। उसमें वो ये लिखती है कि आप क्यों ये हम लोगों को मौका देते हैं कि हम कंस्पिरेसी थ्योरी बनाएं। आप सीधे लेटर पब्लिश कर दो ना, अगर कुछ नहीं था तो। ये जो भी ये नेहरू मेमोरियल वाले लेटर नहीं पब्लिश करते हैं, एडविना और नेहरू के। माउंटबेटन का से भी ये सवाल जब कभी आया एडविना से, शायद किसी से, मुझे एग्जैक्ट आई कांट कोट, मतलब उन्होंने कहा कि हमारी आवर लाइफ वाज टू पब्लिक टू हैव अ रिलेशनशिप। हमारी लाइफ बहुत पब्लिक थी। नेहरू अगर 8 बजे मेरे घर आ रहे हैं तो पूरा सब जानते हैं कि नेहरू आ रहे हैं, सब पीछे खिड़की से नहीं आ सकते थे। एवरीवन वाज अवेयर। उनकी डॉटर ने, नेहरू की वो एडविना की डॉटर ने कहा है कि माय फादर यूज्ड द इन्फ्लुएंस माय मदर हैड ऑन नेहरू ऑन सम पॉलिसीज, बट डॉटर वाज टू यंग दैट डे। मैं इस बात को बहुत बड़ा नहीं मानता हूं कि अफेयर थे, रहे भी होंगे तो नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। ऐसा उन्होंने एमओ मथाई ने लिखा है कि सरोजिनी नायडू ऑलमोस्ट बिलीव्ड कि नेहरू विल बी माय सन इन लॉ। इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस। आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं नहीं मानता हूं। मैं इसका बिहाइंड माय स्टेटमेंट आई, हाँ, कि वो इतने बड़े पावर में है तो नहीं, हाँ, फिर इफ आई नो योर वीकनेस, ये कोई इफ आई नो योर, कैसे नहीं है, इफ आई हैव अ की टू योर माइंड, दिस इज वीकनेस ऑफ एवरी मैन, ऑलमोस्ट नॉट एवरी 100% नहीं, बट 80%, 75% मैन हैव दिस वीकनेस। बड़े बड़े लोग ट्रैप किए थे, विश कन्याएं घूमती थी। हाँ, तो मैंने आपको ट्रैप कर लिया, और मुझे लगता इंडिपेंडेंस के समय में इतना पावरफुल आदमी इतनी आसानी से ट्रैप होता नहीं है। वो दे डोंट यूज सच थिंग फॉर देयर इमोशंस। अगर नेहरू जी इतने पावरफुल थे, मुझे नहीं लगता है कोई एप्स्टीन फाइल्स अभी सुन रहे हैं सर? हाँ, सुना है। वो ठीक बात है भाई, वो एक स्टिंग ऑपरेशंस है। नेहरू जी का कोई स्टिंग ऑपरेशन उस जमाने में, मतलब आई डोंट फील कि एक दिलफेक आदमी पावर पे नहीं आ सकता है। हनी और वो ट्रैप, पावर के लिए नहीं हनी ट्रैप, इट वाज नॉट अबाउट, बिलीव मी। वो जो अब शांकाई शेख विल यूज हिज वाइफ फॉर हनी ट्रैपिंग नेहरू, और उसके वीडियो बनाएगा वो। नहीं एक- वीडियो नहीं, जैसे मैं वो एक इंसिडेंट है कि नेहरू जी वेंट टू मीट कैनेडी, तो जब नेहरू थोड़ा, ही वाज अ बिट कोल्ड टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये इट वाज रिटन बाय हैरी ट्रूमैन आल्सो कि दिस मैन कैन ओनली टॉक प्रिंसिपल्स नॉट पॉलिसी। हाँ। तो दिस जैकलिन मैन कैन ओनली टॉक प्रिंसिपल्स नॉट द पॉलिसी। ओके, जैसे उनसे सवाल पूछा जाता था कि ये जो ये पोलैंड पे हमला किया इसने, हंगरी पे,
रशिया ने इसके बारे में क्या कहना है, तो वो बजाय रशिया को खुली, जैसे वो बोले कि आपने यहाँ पे गलत किया, कुछ वियतनाम पे शायद जो वॉर चल रहा था, ब्रिटेन का था, शायद स्टालिन का, जब अमेरिका वाज इन्वॉल्वड इन द यूरोप, कुछ मार्शल प्लान को लेके कुछ ऐसा इवेंट था, 40s की बात है। तो नेहरू डिनाउंस्ड कि अमेरिका इज इंटरफेयरिंग इन यूरोप। तो उनसे पूछा कि स्टालिन इज आल्सो इंटरफेयरिंग इन यूरोप, इसके बारे में क्या कहना है? तो नेहरू ने बजाय स्टालिन को डिनाउंस करने के कुछ ऐसा गोलमोल सा स्टेटमेंट दे दिया कि आई डिनाउंस एनी मैन ऑपरेसिंग एनी पर्सन। तो हैरी ट्रूमैन को ये लगा कि आप वेस्ट को जिस तरह ओपनली नाम लेकर क्रिटिसाइज करते हो, उस तरह ईस्ट को नहीं करते। नहीं कर पाते हो। तो नेहरू वाज अ बिट कोल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। गॉट इट। तो कहते हैं कि जब कैनेडी से 60s में मिलने गए तो नॉट वेरी, बहुत ज्यादा बातें अच्छी नहीं चल रही थी, चीयरफुल नहीं था माहौल। तो जब जैकलीन फर्नांड वो आई कैनेडी, तो नेहरू जी थोड़ा बात किए, तो उनके सेक्रेटरी ने बोला कि जब मैम प्रेसिडेंट केम तो प्राइम मिनिस्टर सडनली चीयर्ड अप। तो कैनेडी ने भी हंसते हुए कहा, इट इज प्रॉब्लम विद ऑल माय गेस्ट, सारे मेरे गेस्ट मेरी वाइफ को देख के चीयरफुल होते हैं, मुझे देख के कोई नहीं चीयरफुल होता है। ये लिखा हुआ है कि वो थोड़ा उस तरफ, मतलब ये मैं मानता हूं ये बात कि नेहरू जी की थोड़ी बट मुझे ऐसा लगता है कि आई विल प्रेफर सच मैन इन पावर हु इज नॉट वेरी स्ट्रांग इन कैरेक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ हनी ट्रैपिंग। वो थोड़ा ये सब कम करता है कि दारू बैन करो, ये बैन करो, वो बैन करो, सोसाइटी लिबरल रखता है, खुली रखता है। मतलब मैं चाहूंगा मेरा जो डीएम हो थोड़ा दिल फेंक दारू वारू पीता हो तो बार बार पे वैसे हो। अब बताओ बिहार में जैसे दारू बैन है, इट इज जॉब ऑफ अ पायस मैन। पायस मैन बहुत ज्यादा पायसनेस। जैसे मैं योगी जी की इस बात पे तारीफ, सच में आई रियली लाइक कि वो अपनी पायसनेस, उन्होंने अभी तक यूपी में ये नहीं कहा कि नोएडा में ये बैन कर दो, दारू बैन कर दो, ये कर दो। बस एनकाउंटर एक है वो जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, नहीं होना चाहिए। जब जुडिशरी इस तरह की है तो इलाज तो देखो, फिर लोग इसको सपोर्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, मेरे को आपके जुडिशियल सिस्टम हाँ, फैमिली सेफ्टी चाहिए। मतलब मैं सच बात, स्ट्रीट शुड बी सेफ। वो कैसे भी हो, मतलब कैसे भी होगा, मतलब यार अब यार ऐसा तो नहीं मुर्गा मांगने देगा सुबह नहीं होगी, जज उसको नहीं लिखेगा तब तक वो क्रिमिनल ही नहीं। मैं जान रहा हूँ वो क्रिमिनल है जज। सर जब आपकी जुडिशरी, आपका सिस्टम सब वीक होने लगता है, इनकाउंटर कब आता है? और व्हेन द सिस्टम हैज फेल्ड। लॉ एंड ऑर्डर फेल कब हुआ? जब सिस्टम, आपने स्टील फ्रेम बनाया, आपने बच्चों को ट्रेन किया। एनकाउंटर गलत लोग भी करवाते हैं। मेरा ये कहना है पब्लिक का सपोर्ट एनकाउंटर को तब होता है जब लोग भी ये कहना है यार कि अब कुछ कोई इलाज ही नहीं हो रहा यार। मैं यही कह रहा हूँ, आपने स्टील फ्रेम को ट्रेन करके भेजा, स्टील फ्रेम प्लास्टिक फ्रेम बन के बैठ गई है, पैसा वैसा खा के सब बैठ गए, काम कुछ हो नहीं रहा है। नया सरकार आता है, वो देखता है हर जगह कहीं गुंडागर्दी, ये वो मवालीपन चल रहा है। मतलब मैं भुक्तभोगी हूं इन चीजों का भाई, मैं भुक्तभोगी हूं कि छोटी छोटी सी मुद्दे सॉल्व ही नहीं होते यार। अतिक्रमण करके लोग रोडों पे बैठे हुए हैं। एक बार मैंने कहानी सुनाई थी, एक रायबरेली शहर में, हर बार मैं यही एक मेरे साथ यही एक इंसिडेंट हुआ। घर के बाहर एक रायबरेली में ही एक लोग हैं, बाबूलाल दिवाकर नाम है, मैं आपको फोटोज भेजूंगा। रोड पे उन्होंने छोटा सा आधी रोड घेर ली, कब्जा कर लिया, एकदम एग्जैक्ट ऐसे रोड जाके आधी रोड बंद है, कोई उसकी सुनवाई ही नहीं है। डीएम मेरे से एसडीएम कह रहा है यार तुम क्यों लगे हो इस पे यार, तुम अपनी जिंदगी बनाओ। उनकी रिश्तेदार थी विधायक, सलोन एक शहर है वहां की, आशा किशोर सपा की विधायक थी। उस 8-9 साल हो गए मैं उस शहर ही नहीं गया। मैंने मेरा होम टाउन लव, मैं बचपन में कुछ साल वहां रहा हूं, मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो एक शहर में तो नहीं रह पाया मैं बहुत। शायद 9 साल हो गए इस बात को, मैं नहीं गया उस शहर वापस, आउट ऑफ दैट एक। और वो रोड के, कोई मेरी घर की जमीन नहीं, रोड पे कब्जा करके बैठे हो, कोई है ही नहीं, कुछ करने कोई नहीं। अंधा आदमी जाके, मैं आपको वीडियो फोटो दिखाऊं आप डालना, अंधा आदमी बता दे भाई ये क्या रोड पे कर रखा है। ऐसे रोड जा रही है, बीच में से आधी कटी हुई है, और वो एक जरा सी क्या है, विधायक है वो, आई और रायबरेली 3 दिन रही रायबरेली में, बिल्कुल स्टेट इज साइलेंट। मतलब दीज आर द इवेंट्स व्हिच शेप्ड माय थॉट। मुझे पता है लोग कास्ट और रिलीजन पे ही वोट डाल रहे हैं, इसीलिए इन विधायकों को इतने के हर आदमी वहां जाके मना कर रहा है, हर आदमी कह रहा है कि गलत है ये। कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं, पर सबका वोट क्लियर है, सबका वोट क्लियर है, कोई उस मुद्दे पे वोट नहीं चेंज करेगा। पूरे मोहल्ला जिस समस्या से परेशान है, बीजेपी वाला बीजेपी को ही डालेगा, सपा वाला सपा को डालेगा, एएमआईएम वाला उसी को डालेगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस को डालेगा। इन पार्टियों को पता है। तो ये वोट चोरी क्या हो रही है? क्या ये वोट चोरी आजकल बड़ा वोट, इसका मुझे नहीं लगता है कि ये, इसकी मेरे को एनफ नॉलेज है, क्योंकि जो कह रहे हैं मुझे नहीं पता कितना सही है। अगर सही है, मतलब फर्जी वोटर तो इस देश में है ही। कैसे? मतलब होंगे ही, इतना आधार कार्ड बनाना आसान है तो वोटर आईडी कार्ड नहीं तो बनाने आसान होंगे। हम तो ये पढ़ते हैं कि सर कोई भी आ जाता बांग्लादेश से। हाँ तो आ ही जाते हैं, आ ही रहे हैं, आप ही दो वोटर आईडी कार्ड।
आपको पता है स्टेट एक्नॉलेज करता है कि आप ये बताओ कोई भी एक कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ क्यों नहीं है इस देश में? यही नहीं पता कि आप सिटीजन हैं यहाँ पे। क्यों नहीं है? इसका कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि इतनी करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, हर गवर्नमेंट को पता है अभी बनवाने लग जाएंगे तो करप्शन में सब आ जाएगा। सब बन जाएगा। इस देश में 2 राशन कार्ड नहीं है कि 2 वोटर आईडी नहीं है कि 2 आधार नहीं है तो 2 वोटिंग कार्ड नहीं बन सकते होंगे। सारे कार्ड बन गए, सब कार्ड सिटीजनशिप कार्ड नहीं। आप बताओ कि अभी अब का तो मेरे को पिछले 8-10 अभी घसीट के अमेरिका मुझे निकाल रहा है। 2018 से नहीं पता है। ड्राइविंग, इसमें जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना, ड्राइविंग में कितने लोग ड्राइविंग टेस्ट देके अपना लाइसेंस बनवाए। दलालों की फौज बैठी, दलालों की फौज क्या कर रही है? नहीं, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि तो बिल्कुल फर्जी वोट, सब फर्जी वोटर आईडी बने हुए हैं, लोग फर्जी वोट डाल। 1 मिनट, तो आधार में है स्कैम ना? होगा ही, तभी तो आधार आधार में डेली न्यूज आता है कि कोई फेक आधार कार्ड बन गया। बनते ही हैं। हाँ, तो उसके बेसिस पे तो हम पैन कार्ड भी बना लेंगे, कुछ बना लेंगे। सब बनेगा, हर कार्ड बनेगा, हर कार्ड बनेगा। एक ऐसा ही केस देखे थे सर कि आधार कार्ड वगैरह बना के फिर पासपोर्ट बना के इंडियन बन के और बाहर चले गए। अरे यार आप ये बताओ कि फर्जी पासपोर्ट नहीं, आपका सब कुछ फर्जी था तो आप फर्जी पासपोर्ट बना के इंडिया से बाहर माइग्रेट कर गए, तो मतलब कौन बड़ी बात है? तो वोट चोरी कौन सा बड़ा बात है? यार ये बताओ कि इस जमीन आप किसी की नहीं है और कोई दूसरा कब्जा करके है। किसी शहर चलो, मैं बुजुर्ग आदमी को लेकर घूमो, वो आपको 10 जमीनें दिखा देगा। ये इस देश में ये डिस्कशन की बात है कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। डू यू नीड डिस्कशन ऑन दिस? 10th क्लास के अभी बच्चों से पूछो कि इस देश में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनता है कि नहीं। 10वीं क्लास, जिसका वोटर आईडी खुद नहीं होगा बता देगा बनता है। कितने लोग मैं आपको दिखा दूं जो फर्जी वोट डाल के आते हैं, डालते हैं। तो ये कौन सी डिस्कशन की इसमें क्या बात है? इतना हाई। आप ये बताओ, सर्कल रेट होता है रोड के बगल में, हाईवे के बगल में सर्कल रेट होता है ना। आप जब जमीन का प्राइस बता रहे हैं रियल और उसमें डिफरेंस नहीं, मैं कह रहा हूं स्टेट इसको एक्नॉलेज कर रहा है डिफरेंस। स्टेट मुआवजा सर्कल रेट से 4 गुना क्यों देता है? जब हाईवे निकलता है तो स्टेट सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा, 3 गुना मुआवजा क्यों देता है? जो कंपनसेशन है वो 3 और 4 टाइम्स क्यों देता है? क्योंकि असली में रेट वही होता है। क्योंकि उसको पता नहीं देंगे तो पब्लिक भड़क जाएगी, हाईवे नहीं बनने देगी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ करप्शन बाई स्टेट है ये। स्टेट आज हम इस देश में रह रहे हैं जो एक्नॉलेज करता है कि करप्ट है। उसको सॉल्यूशन तो छोड़ो, वो उसको अपनी पॉलिसी में ला चुका है कि कोई भी कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। इट मींस स्टेट हैज एक्सेप्टेड ब्यूरोक्रेटिक करप्शंस। स्टेट ने ब्यूरोक्रेसी का करप्शन एक्सेप्ट कर लिया है। लीकेजेस को एक्सेप्ट कर, मतलब लीकेज के करप्शन एक्सेप्ट कर लिया। लीकेज तो ये होता है कि नहीं पहुंचा एंड आदमी तक, एकदम करप्शन जो कि एक लीकेज का ही फॉर्म है। करप्शन एक्सेप्ट करके बैठा हुआ करप्ट है हम। इलाज तो छोड़ दो, इलाज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि जिससे आप करप्शन चेक करवाओगे वही तो करप्ट है। भाई आप ये बताओ किससे करप्शन चेक? सरकार क्या होती है? आपको मैं बताऊं, एक दिन मैं सुन रहा था, सच गलत का नहीं पता मुझे, कि चाइना में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। आपका कंडक्ट का भी एक मीटर होता है जिसके हिसाब से आपको कुछ कुछ कॉलोनी में घर नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा देखो चाइना में कितना अच्छा है कि अगर आपने किसी गाड़ी गलत रैश चलाई तो आपका 1 पॉइंट कट जाएगा। पता नहीं सच है गलत है, मैं नहीं जानता हूं इस बात को। इंडिया में लोग कहते हैं ये क्यों नहीं है, इंडिया में हो तो हम लोग अच्छे बन जाए। अबे करप्शन का एक नई धारा शुरू हो जाए, लोग पैसा दे के पॉइंटर। आधार कार्ड का भी तो यही था कि ऐसे हो जाएगा। आप एक पॉलिसी बताओ, मैं आपको 10 करप्शन बताता हूं। पहले नहीं, मैं आपको वो पहले आधार कार्ड जब लाया गया था सर, तो यही ना बोल के गया था कि लीकेज कम होगा तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इतना फेक आधार कार्ड जो बन गया है। अरे यार मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ये थोड़ा नेशनल उसकी बात हो जाएगी। आई विल नॉट गिव एनी प्रूफ ऑफ इट। नेपाल बॉर्डर से कुछ सामान लाना था जो कि बहुत इमोरल नहीं है, खुखरी यार। लोग बताते हैं कि नेपाल बॉर्डर पे आप टैक्सी वाले से कहो, वो 500 रुपए दे के आपका जो सामान बिना टैक्स के, बिना किसी उसके अंदर आ जाएगा, वो आपकी गाड़ी चेक करने नहीं आएगा। नेपाल बॉर्डर पे इतनी लीकेज है। हाँ, है ना? अब बताओ, बॉर्डर पे जो खड़ा हुआ है वो दूसरे देश से कुछ भी आने दे रहा है, गाड़ी नहीं चेक करने आ रहा है। 1000 रुपए 500 रुपए के वजह। आपको 10 बार ट्रैफिक वाले ने रोका होगा। हाँ। आप अपना कितनी बार आदमी रिश्वत देके छूटता है? हर बार। ये मतलब 2 ही मॉडल है ना, या तो पेमेंट, 3 मॉडल, या तो पेमेंट दे दो, या तो किसी से बात करा दो, या तो पैसे दे दो। सबसे उसमें सस्ता पैसे देना, सबसे सस्ता पैसे देना है। आपने 10-10 हजार रुपए चालान कर रखे हैं। आप बताओ, अगर आपका चालान 100 रुपए होता तो फिर चालान कटने के लिए है ही नहीं, वो तो डराने के लिए, डराने के लिए है, ताकि नहीं, मैं ये कह रहा हूं ताकि कलेक्शन लंबा हो। अब ये बताओ, जिसकी आरसी वो ना हो, इंश्योरेंस,
उसका 10,000 का चालान है। भूला जाता है एक आध कभी मैसेज आया है ना, जैसे मैसेज आया कि आपका ये होने वाला है इंश्योरेंस। ठीक नहीं, मैं कह रहा हूं आपका इंश्योरेंस नहीं है, इसका आपने 10,000 चालान कर रखा है। आदमी का आपको लगता है 10,000 देगा नहीं, जाके? कोई 10,000 नहीं देगा, इसको 1,000 में सेटल कर लेंगे। तो करप्शन 1,000 में सेटल करने के बाद पैसा कहाँ तक जाएगा? वो चाहे जहां जाए, मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट नहीं, आपके तो एक्नॉलेजेस बच्चे हैं ना ब्यूरोक्रेसी में, तो कहाँ तक जाता है? नहीं, जो ऊपर पावर में रहेगा उसी के पास ज्यादा पैसा जाएगा ना। रेशियो कैसा रहता है? नहीं, मुझे नहीं, इसका मुझे क्या, मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूं, पर रहता अगर बिना रेशियो के आंख बंद करके तो नहीं बैठा हुआ है कोई अफसर। कोई अफसर ऐसा तो है नहीं कि जिसको पता ही नहीं है, मतलब रोड पे आंख तो नहीं बंद बहुत करेगा। हार्ड ड्यूटी होती है इसके कारण। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ये आप जो आधार कार्ड और फेक वोटर आईडी की बात बता रहे हो, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टेट कि हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। वी आर करप्ट, मतलब वी आर करप्ट टू अवर कोर। हम अपने कोर तक करप्ट हो चुके हैं। हम सिटीजनशिप में नहीं लोगों को जो है, इतना बड़ा एथिक्स का पेपर काहे लिखवाते हैं? नहीं एथिक्स पेपर इसीलिए लिखवाते हैं भाई। आप ये बताओ, आपको वो करानी है, अपनी सिक्योरिटी रखनी है। सिक्योरिटी, एक तो आप एक आदमी को बुलाओ जिसको सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस हो, और एक सिक्योरिटी पर निबंध लिखवा के रखो। तो आपको ये लगेगा कि सिक्योरिटी पे निबंध लिखवा के अच्छा सिक्योरिटी गार्ड, ये आपका स्टेट का लेवल है। आपको लगता है जो ईमानदारी की बात कर ले वो ईमानदार होता है। ये आपने इस लेवल की देश में हम रह रहे हैं कि जो ये मानता है कि एक सिक्योरिटी पे निबंध लिखने वाला आदमी, सॉरी, ऑनेस्टी पे निबंध लिखने वाला आदमी ऑनेस्ट होता है। ये लेवल है इस देश की प्लानिंग का। क्या मतलब एक केक है, एक केक क्लास में पूछ रहा था 2 दिन, तभी मैं कोई आई वाज टीचिंग देम अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर इन मौर्यन ब्यूरोक्रेसी। कौटिल्य ने जो लिखा, वो मौर्यन है कि नहीं वो बात की बात है। तो मैंने पूछा कि भाई एक केक है, 4 लोग हैं, केक को एक आदमी को, मतलब केक को काटना है और बांटना है 4 लोगों में बराबर, कैसे इंश्योर करोगे? एक स्टूडेंट बोल रहा है सर मॉरल आदमी पकड़ेंगे इसके लिए जो सबसे चारों ईमानदार होगा। अब इसका क्या साइकोएनालिसिस करोगे, इसमें कौन ईमानदार है भाई? शकल से। तो एक लड़की से मैंने पूछा, तो उसने एक दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया कि ये सर मेरे को ईमानदार लग रही है। तो मैंने कहा चलो आप आज तो इसको जानती हो, जब आप ऊपर पहुंच जाओगी डीओपीटी के चीफ, तो आप शकल देख देख के जो है रखोगी। एक कह रहा सर मैं ऐसे, ऑनलाइन स्टूडेंट कह रहा सर मैं ऐसे को रखूंगा जिसको केक पसंद ना हो। मैंने कहा अगर मेरे को पता लग जाए कि मेरे कहने से कि मुझे केक पसंद नहीं, मुझे केक बांटने का ऑफर की पोस्ट मिल जाएगी, तो मैं कहूंगा जाके मेरे को केक पसंद है। बेवकूफ। तरीका यह है कि एक आदमी काटे, वहां से चला जाए, दूसरा आदमी बांट दे। जैसे ही वो गलत काटेगा वो बड़ा वाला अपने में रख लेगा। 4 लोग हैं, एक से कह दो काट दे और जा तू, दूसरा आए चारों को बांट दे। ठीक, इसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। आपके देश में इसका एकदम कंसेप्ट ही एब्सेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट इज एब्सेंट। चेक्स एंड बैलेंस ही नहीं है किसी चीज में। नथिंग हैज चेक्स एंड बैलेंस ऑन पेपर, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज मैनेज्ड, एक लेवल पे मैनेज है। डीएम है वो सब मैनेज कर रहा है, एसपी है वो ट्रैफिक भी देख रहा है, वही पुलिस वाला वो कर रहा है। किसी चीज में प्राइवेट कोई कुछ, मतलब कोई सीसीटीवी, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी नहीं, सिविल सोसाइटी कोई बात नहीं। पुलिस वाला आके आपको कह दे आपकी गाड़ी में मिला, आप रोकते बिलकते रह जाओ। कोर्ट में कुछ प्रूव ही नहीं कर सकते, कोर्ट रन सो स्लो। सबसे समस्या यह है कि जुडिशियल प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आदमी को उससे बचना है। अगर जुडिशरी तुरंत तुरंत केसेस सॉल्व करने लग जाए तो कॉन्फिडेंस बने आदमी का, तब तो जुडिशियल जज के सामने तो मैं और पुलिस वाला बराबर है। पर जज तक पहुंचना, फिर वो वकील करना, फिर अपनी दिहाड़ी रोक के वहां जाना, कितना बड़ा बवाल है। और क्या भाई, दिहाड़ी, हम सब दिहाड़ी तो मजदूर हैं। आप दिहाड़ी का मतलब आप जिस दिन काम में नहीं जाओगे उस दिन आपकी एब्सेंट लगेगी। हाँ, तो हम सब दिहाड़ी, अपनी दिहाड़ी रोक के जाओ। अब वो अलग ही हैरेसमेंट है। जुडिशरी रियली हैज फेल्ड दिस कंट्री, रियली हैज फेल्ड दिस कंट्री। सच में जमीनों के छोटे छोटे शहरों में आपकी जमीन कोई लूट ले, आप बिलकते रोते रह जाओ। जुडिशरी के पास कोई इलाज नहीं, किसी चीज का कोई इलाज ही नहीं है। भाई एग्जीक्यूटिव क्यों इतना करप्ट है? उसको पता है जुडिशरी विल डू नथिंग। इसीलिए बाहुबली आते थे ना, इसीलिए बाहुबली है। बुला के अरे जमीन मत छोड़ो, तो नहीं ठोक देंगे तो। नहीं, आप ये समझ लो कि जुडिशरी के पास किसी चीज कोई इलाज ही नहीं, कोई इलाज नहीं। मतलब एक कोर्ट तक जाना, जैसे मैं नहीं है बताऊं, ना इलाज, वो आपको जॉब क्रिएट करना पड़ेगा ना। और नहीं, आप जॉब या जो भी करो, अब पहली बात जुडिशियल इंडिपेंडेंस। भाई मेरा देश जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए तो मैं पैदा नहीं हुआ। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का एम पब्लिक वेलफेयर है या पब्लिक का एम जुडिशियल वेलफेयर है? भाई हमें काम तेजी से चाहिए, वो चीज है ना? जुडिशरी नहीं। मैं कह रहा हूं अभी नोट के साथ एक पुलिंदा के साथ मिले थे, याद है? हाँ। उनका महाभियोग हो रहा है।
इतना देर में आदमी शर्म से खुद ही अपना इतनी देर में अगर एक प्राइवेट आदमी होता, एक प्राइवेट कंपनी का मालिक होता, लटक चुका होता। हाँ। उसकी गलती होती, वो नोट नकली होते ना, तो वो जेल में होता। कह रहा हूं जुडिशरी रियली हैज फेल्ड दिस काइंड, मतलब सच में किसी चीज पे कोई रिट, भाई आप ये बताओ जुडिशरी में टूल्स तो इतने हैं कि मैं रिट लगवा दूं जाके, मान लो मेरे को एग्जीक्यूटिव, बट ईमेल से रीड नहीं होता है। अरे अच्छा, एक बात आप देखें कि लैंग्वेज देखें कभी। हाँ अब वो बताओ कितनी टेक्निकल। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर्मल आदमी छोड़ो यार, हाँ, पढ़ा लिखा आदमी हाँ, जिसका लॉयर की ट्रेनिंग नहीं है, हाँ, वो उसको पढ़ के समझ नहीं नहीं। सकता। नो लेस देन ऑफ पता नहीं क्या क्या तो वो लिखा रहता है, बेयर एक्ट पढ़ना कितना मुश्किल है। WP ये वो है ना? इन द सो एंड सो एफिडेविट, सीधी सीधी लाइन ही नहीं कोई लिखी है। अरे 2 सेंटेंस में लिख दो प्रॉब्लम क्या है, ये फैक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ चलो उसको एम्बिग्यूटी हटानी, कुछ और लाइन बढ़ा दो, पर कम से कम पढ़े तो मिले मुझे। विक्टोरियन शेक्सपियर का इंग्लिश Yes. लेके एकदम खा अच्छा पी के वो बैठ- वो 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 हो गया आजकल संस्कृताइजेशन में, वही हो गया कि यही स्टाइल है। अब आप अच्छे वकील ही नहीं माने जाओगे अगर आप ऐसे ना लिखो। नहीं, मैं तो आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैं गोल घूम के आया हूँ। तो आपको पहले जाना होता है एक अच्छे लॉ स्कूल, फिर आपको एक चक्कर मारना होता है कैम्ब्रिज का या हार्वर्ड ठीक का बात है। LLM। तो वहाँ पे गोरों के साथ आप मलॉट्स एक एक्सेंट लेके आते हो आप, यस फिर वो एक्सेंट लेके वापस आके डिफिकल्ट इंग्लिश में डिफिकल्ट सेम ही चीज़ों को डिफिकल्ट बना के यस, जज साहब के सामने वरना बड़े वकील ही नहीं माने जाओ। अच्छे एक्सेंट, तो जज साहब उसका रिप्लाई भी अच्छे एक्सेंट में और डिफिकल्ट इंग्लिश में करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट का तो जो जो, फाइनली आप सिंपल मैन हो ना, लिटिल मैन, वो बोले क्या कर रहे मैं हैं? कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्कशन चल रहा है, वो एक कॉमन मैन 5 मिनट से ज्यादा देख नहीं सकता है उसे। भाई इंग्लिश समझ ही नहीं आता। इंग्लिश भी वो जो जिस तरह वो बात करेंगे, वो बिल्कुल एकदम ऐसे हार्डकोर बात चलेगी कि जो क्लाइंट है वो मुंह ताकेगा कि भाई हाँ वकील हाँ हाँ, मेरा अरे उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैच हो जाता बहुत बार। वो दूसरों को एक दूसरे को देखते हैं कि अभी मेरे वकील ने बोला, जज ने बोला, कुछ अभी ये क्या लोग बोला, कुछ किसको बोला, अभी वकील साहब बताएंगे मेरे को, अभी ये केस के बाद शाम को अभी अभी अपने चेंबर में समझाएंगे कि ये हुआ। और वो बताने के लिए फिर और डिफिकल्ट टर्म्स बोल के कि 2 रिजॉइंडर इसमें लगा के 2 एफिडेविट गोल घुमा के ऐसे करके डालेंगे तो वहां से ये निकलेगा, तो ऐसे हो। अच्छा दूसरी बात ये है कि मैं ये मान रहा हूं कि हर सब्जेक्ट की अपनी टेक्निकलिटी होती है, बट योर एफर्ट शुड बी टू सिंप्लीफाई फॉर द कॉमन। अरे नहीं सर, वो जो नीचे नोटबुक मिलती नहीं है करंट अफेयर की, उसमें लिखा रहता है कि सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जुडिशियल रिफॉर्म में सबसे मेन जो पॉइंट है, सारी कमिटीज ने रिकॉग्नाइज किया है, इज टू ब्रिंग टू सिंपलर लैंग्वेज। चलिए आप बोल दिया अब जुडिशरी का, अब हम आपको घुमा देते हैं, वापिस आ जाइए अपना बेयर एक्ट पे। लॉ तो आज भी पास हो रहा है, आ गया सिंपल इंग्लिश में, नहीं आया, कोई नहीं आया। तब फिर अरे वो मैं कह रहा हूं ये, और ये समस्या भी वो इलॉन मस्क ने ट्विटर पे कई बार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर लिखी कि तुम इतना सीधा क्यों नहीं बोलते? सीधा क्यों नहीं बोलते? कहना क्या चाहते हो कहना भाई? क्या चाहते हो भाई? अब भाई मेरे को आप कह दो अनजान आदमी को इतिहास पढ़ाना है, और मैं शुरू करूं कि द मार्क्सिस्ट मटेरियल डायलेक्टिसिज्म एनालाइज द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। सीधे सीधे नहीं भाई, एक अमीर है गरीब है, भाई गरीब मार रहा है, अमीर मार रहा है गरीब को, तो गरीब आदमी रिवोल्ट कर रहा भाई, किसानों ने जमींदारों के खिलाफ रिवोल्ट किया, मजदूरों ने, अमीर बिजनेसमैन। इतना बोलने में आपका मुंह दर्द होता है। नहीं, इसका एक और कारण भी है कि हम लोग मैकुले का जो डोज लिए हैं वो बहुत डीप ले लिए हैं। वो डोज लेके हम लोग को बिहेव लाइक इंग्लिशमैन आज तक करना। देखो मैं एक इस बात पे मेरा एक कहना है, देखो कि मैकॉले का डोज थोड़ा उन्होंने ही ये सिस्टम बनाया है। आप 80 साल बाद मैकॉले का डोज से मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो यार, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। अब जैसे मैं एक चीज इसीलिए बताऊं, तो पूछ रहा था कि नेहरू जी का अफेयर था या नहीं, नहीं नहीं नेहरू जी का इस अफेयर से, क्योंकि अरे होता अच्छा है। मैं आपको बताऊं, अच्छा आप अभी बताओ, मैं आपको अच्छा ये बताओ, इंडियन सिविल सर्विसेज का कंटिन्यू रहना चाहिए, इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट पटेल ने किया था, नेहरू ने नहीं। चलिए तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बट आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर आपने बोला कि हमारे 4 लीडर हैं या 7 लीडर आपने गिनाया, तो ये 7 लीडर की जिम्मेवारी थी कि कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, रिफॉर्म करना है, या एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म करके आगे बढ़ना है। ये कंटिन्यूटी मेंटेन की है जब तक जो कि बहुत खराब तो नहीं, मगर हाँ चेंज होनी चाहिए। क्या खराब तो नहीं, मतलब आप कबाड़ क्या है, सिस्टम से प्योर कबाड़ है। नहीं, ठीक बात है, तो इसको किस सिस्टम से आप वो करते रहे? नहीं, रिप्लेस हमें नहीं करना है, हमें किसी चीज को रिप्लेस नहीं करना है, बट रिफॉर्मेशन, जैसे सर 62 का झटका लगा ना, तोड़ा गया ठीक से, तो आपको फिर अकल आई। तो जब तक कुटाई नहीं हुई, अच्छा उसमें भी कोई बहुत अकल आ भी नहीं गई। नहीं ये, अच्छा आपको कैसा लगा वो जो गिरा था भावलपुर पे, जो ब्रह्मोस वगैरह गिरा, कैसा लगा आपको वीडियो देख के? नहीं वीडियो छोड़ो, उसका खाली जो है विचार है
इसी ने जो है देश को कितना वो करा कि यार कि हमारी मिसाइल, मतलब अगर आप उग्र नहीं हो तो आप देश ही नहीं हो। अगर आपसे डर नहीं लगता है किसी को तो आप देश ही नहीं हो। अगर आप उग्र नहीं हो तो अगर आपकी आगरी में पहले के राजा उग्रसेन टाइटल लेते थे, उग्रसेना, सैनिक बिंबिसार। अगर ब्रह्मोस आप नहीं गिरा सकते अपने पड़ोसी पे तो आप देश ही नहीं हो। आपका अगर आपसे पड़ोसी पड़ोसी सिर्फ डरेगा, धर्म विजय नहीं कभी करोगे, दिग्विजयी होती है। आपको जीतना ही पड़ेगा तो कैसा सबको अच्छा लगेगा यार। मेरा किसी भी देश से, हमारा जब बुमराह बोल्ड मारता है तो कैसा लगता है, वैसा ही लगा। और क्या, जब विराट कोहली ने दिया छक्का उस बॉलर को जो कौन था पट वो, से पट से, वैसा लगा। हाँ। वो टीवी पे आ रहा था, ये उतना क्लियर टीवी पे आया नहीं, पर वैसा ही लगा। तो बार बार देखते रहे और क्या, मजा आता है। लुत्फ मरने में है बाकी ना मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून है जिगर पीने में। बात ये नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा जो कहना है, हाँ नहीं जो बात 62, मैं आपको यही कह रहा हूँ 62 में जो हुआ उसका रिजल्टेंट आपको धीरे धीरे दिखा कि हम स्टेप अप किए हर सेक्टर में। सर ग्रोथ आप यही देखते ना कि आपका क्या आउट। अच्छा, एक और आपको थोड़ा कंटेंट दे दूं, हो सकता है पता हो। 62 में जो चीफ ऑफ आर्मी थे, उनकी मामी के मामा जवाहरलाल नेहरू थे, प्रेमनाथ थापर, फादर ऑफ करण थापर। उनकी मामी जो के अभी द वायर में वो, हाँ हाँ, वो जो भी करण थापर, इनके फादर थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी मामी के मामा जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये 62 में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ब्रिलियंट है सर। यही तो ब्रिलियंस मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर मैं तो बहुत उल्टे तरीके से चीज़ों को अप्रोच करता हूँ। मुझे तो ये समझ आता है कि ये कंट्री में लुक एट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, ये 4 लोग हैं जो करते हैं नाउ, एंड यहाँ पे ये 3 लोग हैं, दे माइट ट्रांसफॉर्म इंडिया। सो लेट्स पिक हिम, ही इज अ डोसाइल मैन, नाइस, we'll talk about peace with him. Yeah, we can. He has these 2 weaknesses. Okay, yeah, Mount, you take care. This man particularly loves women. Yes. So, and this person loves some cigars. The weaknesses. तो मैंने profiling करी आपकी, and I approach you with that mindset कि the West is shifting power. If geopolitically speaking, you are shifting the entire your deep state from UK to US. ठीक है, ये वो पावर शिफ्ट भी हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। हाँ, और यूएस वांटेड यूके टू शेड ऑफ इट्स कैश काउ व्हिच इज इंडिया, बट obviously US will retain some part of, UK will retain some part here, but obviously you want some docile people, not ठीक बात। so that in the नहीं, डोसिलिटी का तो ये बात है कि आप अगर मरने वाले हो तो आप चाहोगे मेरी प्रॉपर्टी, मेरा वो बच्चा ले जो मेरी सेवा करता है। जी, तो एक कोई भी पावर जाएगी तो अपने जैसे लोगों को ही पावर देके जाएगी, मतलब अपने जो उसके कोऑपरेटिव है। इसमें इतना नहीं भी है अगर कॉन्स्पिरेसी, तो भी अगर कोई रूलर जाता है और पीसफुली जा रहा है तो वो उन्हीं लोगों को पावर देके जाएगा जो उसको सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। इंग्लिश स्पीकिंग बाबूस, इनमें अगर मुझे टॉप लीडरशिप में कोई 1 या 2 इंसान की टिपिकल वीकनेसेस मिल गई तो मैं हर नेगोशिएशन मैं कुछ ना कुछ आपके साथ टू एंड फ्रो खेलूंगा। कल एक क्वेश्चन पूछा था, सर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सर अचानक से पार्टीशन के बाद, स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के बाद ऐसा क्या हुआ हिस्टोरिकली कि पाकिस्तान को ये आइडिया आया कि उसने अचानक से, अभी ठीक से बोल रहे हैं, अभी ठीक से पॉपुलेशन एक्सचेंज भी नहीं हुआ था, अभी ठीक से लोगों को घर नहीं मिला था, रीसेटलमेंट नहीं हुई थी, अचानक से पाकिस्तान चढ़ दौड़ा जम्मू कश्मीर पे। ये आइडिया उनके पास कहाँ से आया? मैं थोड़ा इस पे 15 मार्च 1947 को दंगे शुरू हुए पंजाब में। एक सिख लीडर थे मास्टर तारा सिंह। थोड़ा और अगर आप कहें तो हाँ, जनवरी 46 में इलेक्शंस हुए थे सारे प्रदेशों में, तो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे। तो पंजाब की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी। 125, जहां तक मेरे को याद है, वो ठीक से मेरे को याद नहीं, 75 सीटें थी, कुछ 125 में कुछ ऐसी सीटें थी, मेजोरिटी से कम। मेजोरिटी शायद 82 की थी और मुस्लिम लीग की 75 सीटें थी। गवर्नमेंट बना ली यूनियनिस्ट पार्टी, खिजर हयात तिवाना, ये जिसमें सर छोटू राम भी थे, यूनियनिस्ट पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस ने मिलकर। फिर से सुनना, पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी आई मुस्लिम लीग, मेजोरिटी नहीं मिली उसे, 3 पार्टियों ने गवर्नमेंट बना ली। अब जिन्ना को यह था कि अगर पंजाब नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, सारा कुछ तो पंजाबी है, मतलब ज्यादातर मुस्लिम, ज्यादातर पंजाबी सपोर्टर, बहुत सारे पंजाबी थे सपोर्टर। पंजाब वाज अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, नॉट ग्रेट मेजोरिटी, 56-57%। तो मुस्लिम लीग ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन पंजाब कि हमारी गवर्नमेंट ही नहीं, हम कि कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी को गवर्नमेंट ही नहीं मानते अपनी। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ब्रेक डाउन हुआ।
1 साल तक लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन रहा। मार्च में, शायद 9 मार्च को, डेट आगे पीछे हो सकती है, 9 मार्च को या 3 मार्च को गवर्नर लॉ लगा दिया पंजाब में ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो एक मास्टर तारा सिंह थे, अकाली दल के लीडर, उन्होंने जाके गवर्नर से पूछा कि ये लोग पाकिस्तान मांग रहे हैं, पंजाब, पूरा पंजाब पाकिस्तान मांग रहे थे, पार्टीशन नहीं, पूरा पंजाब पाकिस्तान, 5 मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, 5 के पांचों पाकिस्तान। तो शायद आप समझ रहे हो मेरी बात। तो जब गवर्नर ने वो प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको आज हम कहते हैं गवर्नर लॉ सेक्शन 93 लगा दिया, जिसको आर्टिकल 356 कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगा दी, तो अकाली दल के लीडर गवर्नर के पास ये पूछने गए कि अब तक पुलिस हमारे पास थी, ये लोग कहते थे पंजाब पाकिस्तान बन जाए, पुलिस जाके इनको इलाज करती थी, अब पुलिस आपने हमसे ले ली, मेजॉरिटी हमारे पास थी कोalition के पास, अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहिए पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान बन जाए, तो एक सिख क्या करे? आपके बाहर रोड पे 100 लोग पाकिस्तान मांग रहे हैं, अगर वो मांगते रहे तो हो सकता है पंजाब पूरा मुसलमानों को पाकिस्तान को दे दिया जाए, तो हिंदू और सिख क्या करें पंजाब के? तमाशा देखें। तो आपने अब ये मजबूर कर दिया कि अब हम जाके इनसे लड़ें। तो उसने तलवार अपनी निकाल के घोषणा करी गवर्नर या असेंबली हाउस के सामने कि जो पाकिस्तान मांगेगा उससे हम रोड पे लड़ेंगे, तुम लड़के लोगे पाकिस्तान तो हम लड़के रोकेंगे पाकिस्तान। ये अगस्त दंगों के बाद की बात है, जब ये जो बंगाल किलिंग, जो कलकत्ता किलिंग, डायरेक्ट एक्शन डेरॉइट, ये अगस्त 46 में शुरू हुई थी और हमें मार्च 47 में, तो 6 महीने बंगाल में दंगे हो चुके थे, नोआखाली और ये सब। उसके बाद पंजाब में दंगे भड़के। जब पंजाब में दंगे भड़के तो जब आप पंजाब का मैप देखना, तो जो वेस्ट पंजाब के ऊपर की साइड है ना, लाहौर के ऊपर, ये जम्मू कश्मीर से नेचुरली जुड़ा हुआ है। तो हिंदू सिख जब वहां से मारे गए तो ये भाग के जम्मू कश्मीर में घुस गए। समझ आई बात? राजा हरि सिंह ने इनको अलाउ कर दिया कि हिंदू सिख आ जाए हमारे प्रदेश में, तो हिंदू सिख घुस गए प्रदेश में, मतलब जम्मू कश्मीर में। राजा ने उनको वो दे दिया, रिफ्यूज। तो एक पार्टी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से टूट के बनी थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कहना शुरू किया कि ये डेमोग्राफी चेंज है, यहाँ हिंदू सिख जम्मू कश्मीर, मुस्लिम कश्मीर में हिंदू सिख क्यों आ रहे हैं, इनको यहां ना अलाउ किया जाए। हरि सिंह उनको अलाउ करते रहे कि भाई ये वहां से दंगों से भाग के आए, इनको यहां दिया जाएगा रिफ्यूज। ये ह्यूमैनिटेरियन था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कहा ये डेमोग्राफी चेंज है, तो इससे मिसट्रस्ट बढ़ा। 14 अगस्त को इन्होंने, राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया कि 1 साल तक हम ना हम इंडिया ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, 1 साल रुक लेते हैं। सॉरी, ये आईओए तो साइन कर सकते थे, मतलब 1 साल तक हम, पाकिस्तान से ही सारी सप्लाई आती थी जम्मू कश्मीर को, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी सब, क्योंकि वो नेचुरली जुड़े हुए थे कश्मीर से। आज भी पीओके कश्मीर नेचुरली जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, इंडिया से पहाड़ पार करने पड़ते हैं, जिसमें आपने अटल टनल बनाई। 17 अगस्त को लाइन, रेड क्लिफ लाइन आई। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था पठानकोट, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, इंडिया को दे दिया गया। अखनूर ब्रिज इंडिया को दे दिया गया, उससे जम्मू कश्मीर कनेक्ट होता है। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने पाकिस्तान को समझाया कि 1 साल का स्टैंड एग्रीमेंट तुमको बेवकूफ बनाने के लिए ज्वाइन साइन हुआ है। 1 साल में हिंदू सिख आके डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, इंडिया जम्मू कश्मीर में सप्लाई लाइन बना देगा, और हरि सिंह 1 साल बाद इंडिया के लिए साइन कर देंगे आईओए। मुंह देखते रहना, जल्दी कुछ करो, जल्दी। 27 अगस्त का मैसेज है, जल्दी कुछ करो, डेट आएगा, आई मे बी मिसिंग। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लीडर का मैसेज था पाकिस्तान को, नाम मेरे को याद नहीं, कुछ नाम याद नहीं मुझे, अब्दुल्ला, वो उसने बाद में, अरे इनको बुला के, शेख अब्दुल्ला को बाद में वहां वो भी किया, उसका गाना थोड़ा रिवाइज, मतलब रिवाइज के कहानी। हाँ, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी का नाम है, हाँ, कॉन्फ्रेंस। उसी ने जो है तोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1937, फाउंडर अब्दुल्ला करके कुछ आएगा, अब्दुल्ला तो ये था, शेख अब्दुल्ला, ना शेख अब्दुल्ला नहीं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे। 1937 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अलग अलग हो गए थे। हाँ, जो 14 अगस्त था, तो 14 अगस्त को जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हरि सिंह ने पाकिस्तान से साइन किया, तो उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ये पाकिस्तान को मैसेज भेजे क्या, बड़ा ओपन है कि हिंदू सिख आ रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी जम्मू कश्मीर। अच्छा, अखनूर, ये पठानकोट जो इंडिया को दिया गया है, इससे इंडिया 1 साल में रास्ता बना लेगी। ओके, तो 1 ईयर एग्रीमेंट इज ओनली अ टाइम बाइंग स्ट्रेटजी ऑफ हरि सिंह, कि 1 साल में वो डेमोग्राफी चेंज कर लेगा, 1 साल में मुसलमान मार के कश्मीर से भगा देगा, 1 साल में इंडिया जो है जम्मू कश्मीर से सप्लाई लाइन एस्टेब्लिश कर लेगा, तुम्हारी सप्लाई की भी जरूरत नहीं रह जाएगी, और फिर उसके बाद वो जाके आईओए साइन कर देगा इंडिया को, तो मुंह देखते रहना। इसलिए एक्ट फास्ट बिफोर जम्मू एंड कश्मीर स्लिप्स आउट ऑफ योर स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड। और इसमें वेस्टर्न सपोर्ट था इनका? किसका?
इनको वेस्टर्न सपोर्ट था पाकिस्तान को। हाँ फॉर दिस अब वॉर। ये तो आप जिससे पूछो वो कहता है भाई, पाकिस्तान का जो वो हेड था आर्मी का, डगलस ग्रेसी ने, हाँ डगलस ग्रेसी, उसने तो आर्मी भी नहीं भेजी थी पाकिस्तान की। एक कोई ब्राउन की बात कर रहे थे कोई, वो जम्मू कश्मीर में ऊपर था जिसने जाके एक्चुअल ऑपरेशन नहीं साथ दिया था। और ब्राउन को वो मिला हाईएस्ट ऑर्डर हाँ, मिलिट्री क्रॉस पाकिस्तान में ना। हाँ हाँ तो उसने, पाकिस्तान में भी और अपनी कंट्री। नहीं उसने, मुझे नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, ऊपर गिलगित के एरिया में एक ब्रिटिश ऑफिसर था, हाँ उसने पाकिस्तान का जो है सपोर्ट किया था। वही पॉइंट ठीक बात है, मगर एक और बात है, डगलस ग्रेसी ने 2 महीने तक पाकिस्तान की फौज भी नहीं भेजी, और ये इंडिया के ही सपोर्ट में है। उसने कहा जम्मू कश्मीर इंडिया का हो चुका है, पाकिस्तान की फौज नहीं भेजी जाएगी। गिलगिट बाल्टित वाला जो एरिया है ना सर, तो वहां पे एक कोई मेजर रैंक ऑफिसर था एक बफर बनाना था। वो। द होल आइडिया वाज कि देयर शुड बी अ बफर बिटवीन CIS, मतलब बेसिकली सोवियत और इंडिया के बीच में एक बफर चाहिए था। एक मैं आपको बताऊं, एक नरेंद्र सिंह सरीला है, हाँ। उनकी पहले अथॉरिटी बता दूं क्या थे वो। ही वॉज ADC टू माउंट बैटन के 8 डे कैंप। 8 डे कैंप मतलब सेकंड इन कमांड। उन्होंने बुक लिखी पार्टीशन ऑफ इंडिया अंडर द शैडो ऑफ ग्रेट गेम। इंडिया का जो पार्टीशन है वो ग्रेट गेम की शैडो में हुआ, रशिया। हाँ। वो ये बात ऑलमोस्ट ही प्रूव्स, पार्टीशन में इंडियन लीडर्स वर जस्ट बाई स्टैंडर्ड्स। एक मिनट, रशिया ये आर्गुमेंट क्या है एक बार? ये आर्गुमेंट ये है कि इंडियन लीडर्स आर सोशलिस्ट लीनिंग। ठीक है, इंडियन लीडर्स आर सोशलिस्ट लीनिंग। ठीक है। और इतना बड़ा कंट्री अगर स्टालिन या USSR के साथ चला गया एंटी इंपीरियलिज्म में, तो पूरे का पूरा पैसिफिक थिएटर विल बी लॉस्ट। इट विल बी एक्सपेंशन ऑफ द सोवियट्स। एक्सपेंशन ऑफ द सोवियट्स। तो वी शुड मेक एन बफर एंटी कम्युनिस्ट पीपल हु बिलीव इन गॉड टू फाइट द गॉडलेस। ओके, सो पाकिस्तान दो तरफ बनेगा, पाकिस्तान इंडियन ओशन की तरफ बनेगा, पैसिफिक की तरफ भी बनेगा। ऑथर नरेंद्र सिंह सरीला। सो आइडिया ये है कि बाद में IFS में भी आया, 2005 में इनकी डेथ हुई। अच्छा, तो आइडिया ये है कि क्योंकि भारत इंडिपेंडेंस के टाइम में एक सोशलिस्ट, मतलब मोर एग्स इन अ बास्केट। अरे वहां तो लिखा ही तो हुआ था, हमारे तो प्रियम्बल में भी लिखा है ना नहीं वो तो बाद में आया, चलो, मगर है थे हम सोशलिस्ट लीनिंग। कैसे नहीं थे? हाँ बिल्कुल थे। हाँ, और हम एंटी वेस्ट तो थे ही, बिल्कुल थे, क्योंकि हम इंपीरियलिस्ट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल। हाँ, एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियल, एंटी वेस्ट। ठीक बात है, एंटी मतलब प्रोजेक्शन था वैसा। प्रोजेक्शन क्या मतलब, हमें अपने जेब में पैसा चाहिए था, बट सोशलिस्ट था। और बर्तानिया की कोई हमें कंपनी नहीं चाहिए थी, फिर से हमें गुलाम बना लेंगे, सॉर्ट ऑफ। तो इसमें फियर ये था कि दिस विल इंक्रीज, चांसेस हैं कि कम्युनिस्ट डायरेक्शन में जाए, मतलब हमें कोल्ड वॉर में उतना सपोर्ट नहीं करेगा, एंड सो इट विल बी एक्सपेंशन ऑफ द सोवियत यूनियन, हम उसके पास जाए। बिल्कुल। तो सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में एक गैप बनाना चाहिए, बिल्कुल ज्योग्राफिकल गैप, और इसके साथ इसको चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस, यू नीड सम कंट्री। और बाद में जब सोवियत ने अफगानिस्तान पे हमला किया 80s में, तो पाकिस्तान की मदद से ही वेस्ट ने सोवियत को हराया। दे वर राइट, एब्सोल्युटली दे वर राइट। यही मैं कह रहा हूं, दे वर फार साइटेड पीपल। ऐसे कोई आज ईरान कम्युनिस्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है। गॉडली पीपल टू फाइट द गॉडलेस। तो ये मतलब वो जो पावर जिन्होंने वर्ल्ड वॉर लड़े 6-6 साल, यार वो हमारी तरह कंफ्यूज्ड देश नहीं थे। ये एक बात मैं मानता हूं सच में, दे आर नॉट कंफ्यूज्ड। आज हमें लगता है ट्रंप पागल है, उसको पता है वेयर टू, उसको लगता है कि यू आर मेड टू सर्व मी। इंडिया की हिम्मत कैसे, उसका पूरा अधिकार है सोचने का। एक जमींदार अपनी जमींदारी ऐसे लुटते देखेगा, किसान आके उससे जुबान दराजी कर रहा है, यार हाउ डेयर यू। चाय वाला, मैंने तो सुना है, मेरे को प्रूफ नहीं है, कि कहते हैं आई कैन नॉट वेरीफाई कि शायद इंडिया ने कुछ अमेरिका के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे कुछ हमला कर दिया पाकिस्तान में, इसलिए ट्रंप। क्यों नहीं, वो जमींदार है, वो आप करो अपने देश में, आप दम दिखाओ। और आई फाइंड कि अमेरिका ट्रंप का गुस्सा इंडिया की तरफ ये बात दिखा रहा है कि कम से कम वो हम में पोटेंशियल, मैं बहुत नहीं मानता हूं, पर उनको लगता है कि है। उनको ये लगता है कि हमें पोटेंशियल है। वो क्यों लगता है वो तो पता नहीं, क्यों जाने। मुझे इसलिए लगता है कि आप you have bought 36 planes from France and you are trying to take over the world, very difficult। आप आपका जब तक at the end war होगा। 1000 आपके पास, अरे 1000 आप समझ लो, जर्मनी पे क्या क्या नहीं था।
V1, V2, आपको चाहिए अपनी फैक्ट्री जिसमें बनता अरे रहे, जिसमें दिन cutting edge रात बने। दिन रात दिन रात। आप B2 बॉम्बर पे if you cannot take on the B2 bomber, you are not going to win this. कुछ नहीं कर सकते। चाइना का आप ये बताओ, चाइना बेस्ट एआई बना रहा है, बेस्ट फोन्स बना रहा है, बेस्ट कंप्यूटर बना रहा है, बेस्ट कंपनी उसकी हुआवे के फोन, तो वो एयरप्लेन नहीं बना रहा होगा, नहीं वो तो बना ही रहा है, ड्रोन्स नहीं बना रहा 6th जनरेशन फाइटर जेट बना, बताता हूँ, सब कुछ कर वो पता। एक तो चाइना एक तो सीक्रेट कंट्री है, पता ही नहीं। एज अ लेमैन बात कर रहा हूं मैं, कोई सिक्योरिटी डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने 36 प्लेन्स खरीदे फ्रांस से, जो कि ना बेस्ट कार्स बना रहा है। हो सकता है फ्रांस की प्लेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, बट फ्रांस इज अ 20th सेंचुरी सर ऐसे बोलोगे तो रफाल की पूरी बेइज्जती हो। नहीं, रफाल की बेइज्जती नहीं मैं कह रहा हूं, बात रफाल की नहीं है। बात यह है कि आप जब तक जिस पैशन से सरकारी नौकरी की तैयारियां चल रही हैं, उस पैशन से जब तक फाइटर जेट नहीं बनाओ। फाइटर जेट, अरे फाइटर जेट सर ये लड़के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, लड़के नहीं टाइम वेस्ट कर रहे, लड़के अपनी जिंदगी सुधारना चाह रहे हैं। इस देश में यही तरीका है जिंदगी सुधारने का, कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है। एक बीच में इंटरव्यू आया था कि सो मेनी स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, सो मेनी वो भी years। जब गवर्नमेंट में है तो बैठ के वो ज्ञान दे रहे हैं, जो भी वो है, वो क्या नाम है उनका पता नहीं मुझे, इकोनॉमिक एडवाइजर है। अभी उनसे कह दो नौकरी छोड़ के एक बार ढूंढ लो 2 दिन नौकरी, समझ जाओगे किसकी तैयारी करनी है। तुम खुद गवर्नमेंट में चले गए, ज्ञान दे रहे हो, एक बार ढूंढ लो नौकरी तो समझ जाओगे नौकरी कितनी जरूरी है। सरकारी नौकरी आपकी स्विफ्ट पे भारत सरकार लिख जाए, मेरी फॉर्च्यूनर पे कुछ ना लिखे, योर लाइफ इज 10 times easier than mine। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत ही बड़ी चीज मैं कह रहा हूं एक डिस्ट्रिक्ट जज इस देश की 90% समस्याओं से परे है। आईएएस ऑफिसर्स देश की 99.99999% समस्याओं से परे। हाँ, बिजली गिर जाए उसके घर में तो बात अलग है, वेकेशन पानी नहीं भरेगा उसके घर में, उसके घर में पानी जाएगा नहीं, बिजली जाएगी नहीं। अरे वो तो आप छोड़िए, वो तो ठीक है। मैं आपको बस एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। आप बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे तो आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ लेंगे इंडिया में, उनके बच्चे पूरे सेटल्ड होंगे बाहर। एंड ऑफ द स्ट्रगल। इस देश में पूरी जिंदगी वो करेंगे, पीएफ, ईपीएफओ, म्यूचुअल फंड, वो किस्तें नहीं जमा कर पाओगे यार। नहीं, आप वो जितना करेंगे वो उतना 1 महीने में बना ले रहे हैं, बना लेगा बहुत शांति से, स्माइल। कोई मार्केट से दूर है वो, तो इसलिए कोई जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा है, सब ठीक कर रहा है। इट इज द ऑब्वियस थिंग टू डू, इट इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, मोस्ट नेचुरल थिंग। आप मेरे को जंगल में छोड़ दो तो मैं वो नॉन वायलेंट नहीं रहूंगा वहां। अब वायलेंस आपके लिए गलत होगा, मेरे लिए सही है भैया, मेरा सर्वाइवल है उससे। आप जंगल में मेरे को छोड़ दोगे, फिर वहां वायलेंट कह दोगे, वायलेंस गलत है, होगा गलत आपके लिए। आप तो बैठ के ज्ञान दे ही सकते हो दिल्ली में कि वायलेंस इज रॉन्ग, ऑब्वियसली। एक बार जाओ जंगल में। आप यहां बैठ के टाइगर प्रेमी हो, जरा जिम कॉर्बेट में रहोगे गांव में, सारा टाइगर प्रेम निकल जाएगा। यही स्ट्रे डॉग्स वाला बात है। कार से मेनका गांधी एक बार करोल बाग, मैं बता रहा हूँ, करोल बाग से राजेंद्र प्लेस मेट्रो पैदल चली जाए रात के 12 बजे, सारा डॉग लव निकल ना जाए, नाम बदल देना मेरा। अब कोई साइकोएनालिस्ट एक आध आदमी हो जिसको कुत्ता एकदम ही कंट्रोल कर ले, कुत्तों को तो बात अलग है। अपना 8 साल का नॉर्मल लोग भागने लगते, अपना 8 साल का लड़का कोई कुत्ता प्रेमी, मैं दिल्ली की गलियां बता रहा हूं, वहां ले जाए अपना 8 साल का लड़का, छोड़ दे पैदल। लोकेशंस हैं प्रॉपर, अरे प्रॉपर ज्यादातर 90% लोकेशंस। तो ये सब कहना, ये सब अलग है। आज मैं जाके अपने गरीब रिश्तेदारों को गांव में बहुत आसानी से कह सकता हूं मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो फॉर दैट आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सब हिपोक्रेसी, उनको करप्शन नहीं समझ आ रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी ना करो, क्या करूं मैं? ईएमआई भरूं जिंदगी भर, ईएमआई भरूं जिंदगी भर। मेरी कार है, कह रहे हो 10 साल में चली जाएगी, इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो, सरकारी कार में खत्म कहानी। इथेनॉल ब्लेंड करो, पॉलिसी जो बना रहा है उसको कौन सी, उसकी कार का इंजन, उसने कौन सी ईएमआई ले रखी है? जो पॉलिसी बना रहा है उसने ईएमआई नहीं ले रखी। जो पॉलिसी बना रहा है उसको गवर्नमेंट जमीन खरीद के घर नहीं बनाना है, उसको बंगला मिल रहा है। ऐसी नौकरी करो जिसमें सब मिले। इस देश में देश छोड़ना ही सपना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली देश छोड़ना है कि ना ट्रैफिक वाला रोकेगा, ना घर में पानी भरेगा, ना बिजली जाएगी, ना ईएमआई लेनी पड़ेगी। ओह भाई, आपने नया कंसेप्ट। हाँ जी, लीव दिस कंट्री इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट लीविंग दिस कंट्री। भैया बताओ, डीएम साहब का बंगला है, आइलैंड है, देश के बाहर है, आइलैंड है सर, आइलैंड है वो। एक जो जमीन है उसे 50 फुट ऊपर है वो, उसकी अलग एक हवा है उसके आसपास। आप ये बताओ, डीएम के बंगले के आगे हम 5 लोग अपनी कार पार्क कर दो, हिम्मत हो तो एसपी के बंगले के
वहां कार नहीं वो पार करने देंगे। ये दिल्ली चाणक्यपुरी में एक दुकान नहीं खोलने देते क्यों, भीड़ बढ़ेगी यहाँ। हाँ, कौन है गरीबों को, और क्या, हाँ कौन देखेगा इनको। पुरानी दिल्ली में रहो तुम, वही तुम्हारी औकात है। करोल बाग में रहो, वही तुम्हारी सर औकात। मैं तो एक जगह गया, आप ये बताओ, वो छोड़ो, एक और एग्जांपल, मेट्रो ऊपर ऊपर जाती है, सिर्फ क्राउड इलाके में मेट्रो नीचे जाती है, क्योंकि सुरंग की मेट्रो महंगी पड़ती है, हम्म, पुल की मेट्रो सस्ती पड़ती है। हम्म। पूरी जितनी चाणक्यपुरी वाली दिल्ली है, इसमें हर जगह मेट्रो अंडरग्राउंड क्यों हो गई? हमारे घर के ऊपर ये अनजान आदमी हमको देखे, ये हमें नहीं पसंद है। एमपी के सिक्योरिटी थ्रेट है, और बाकी कहीं सिक्योरिटी, जबकि अंडरग्राउंड ज्यादा इनसिक्योर है। ऊपर है तो दिख रहा है कोई बम बांध रहा है, तो नीचे तो रात में घुस जाए तो क्या पता लग रहा है किसने बम लगा दिया। पसंद नहीं हमको यार। वीआईपी जाता है तो तुरंत हॉर्न बजाना शुरू कर देता। कहाँ है दिल्ली में ऐसे इलाके कौन से? चाणक्यपुरी, और चाणक्यपुरी और जितना इंडिया गेट के आसपास है पूरा वो जो लुटियंस दिल्ली बना रखा है। लुटियंस, और बस, और तो मुझे मैं ज्यादा उतना घूमा नहीं। वसंत विहार एक है जैसे, अच्छा, नहीं गया मैं। एक ऐसे ही मैं मार्केट गया वसंत कुंज भी शायद है। था, वसंत विहार अच्छा, विहार पर्टिकुलरली होगा। डिप्लोमेटिक। ठीक बात है। हाँ भाई, जो एम्बेसीज खुली हुई हैं भाई साहब, मतलब इतनी लंबी रोड हमारे जितनी चौड़ी सर रोड वहां है। जाके गजब लगता है। अरे आप समझ लो, रोड के और एम्बेसी के बीच में वहाँ- गार्डन देखो। अच्छा, वो भारत मंडपम के सामने से गाड़ी निकाला आपने? हाँ, वो जो सुप्रीम कोर्ट के बगल में। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब कुछ चीजें मुझे समझ आती हैं कि हो सकता है। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन हाँ, बताऊं। हाँ, अब पता नहीं अब है कि नहीं, मेरे को हाँ, हाँ। टेस्ट करना पड़ेगा कि ऐसा कंटेम्प्ट कोर्ट लग जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के बगल में यूटर्न है ना, हाँ। वो जिस दिन कोर्ट बंद रहता है यूटर्न भी बंद रहता है। इसको आदत मत बना लो अपनी, ये सिर्फ मिलॉर्ड के लिए है, आपके लिए नहीं। 2 बार ऐसा हुआ कि मैं संडे हो गया, वो मेरे को यूटर्न बंद मिला। वो सर मेंटेनेंस के लिए बंद होता होगा। ठीक बात, जी सर, जिस लिए भी बंद रहे। जी सर। बट ये जो एलिटिज्म है ना, आपने बहुत इसको सिस्टमैटिकली बताया। मैं इसमें एक दो चीजें ऐड करना चाहता हूँ सर। जो इन्फ्रा तक है वो अलग है, अरे बिल्कुल, बिल्कुल है, एरिया जहाँ रहते हैं बड़े लोग, ये अलग है। अलग है। उसके पेड़ देखो, वहां की हरियाली देखो। ओए हाय, क्या मैनेज्ड गार्डन्स होते हैं सर, दिल खुश हो जाता है। मुझसे कोई बता रहा था कि चाणक्यपुरी में एक बंगला 150 करोड़ का है। अब वो तो है सर। तो वो वहाँ पे सर एक पंडारा रोड करके है। हाँ, पंडारा रोड। तो वहाँ पे सर एक शॉप है, मतलब एक रेस्टोरेंट है वो। अरे वही जो बगल पर घुसते ही राइट साइड में ना अंदर। हाँ, जाता हूँ मैं कभी कभी। तो वहाँ राहुल गांधी का सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो एक बार मैं और प्रीत हम लोग ऐसे एक्सप्लोर करने चले गए सर। वहाँ जाके लगा कि हम लोग ना अब्रॉड है। अरे नहीं, मतलब वहाँ का एम्बियंस अब्रॉड जैसा है सर। वो बनाया ही इसलिए गया है कि बताओ यहाँ। अब वो डायरेक्ट बैन नहीं कर सकते कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट, मतलब इंडियंस आर नॉट अलाउड। अच्छा, मैं इस बात को बहुत वेरीफाई नहीं कर सकता कहीं इंडियंस एंड डॉग्स आर अलाउड नॉट लिखा रहा होगा पहले। इसलिए मैं मानता हूं कि जो ब्रिटिश रूल था वो उतना ऑपरेसिव नहीं था, क्योंकि अभी भी वही चल रहा है। अगर आपको ये ऑपरेसिव नहीं लग रहा है तो वो भी कोई बहुत ऑपरेसिव नहीं रहा होगा। अगर आपको ये ऑपरेसिव नहीं लगता है तो, कि ऑलमोस्ट रेप्लिका ही है। आज भी, पहले अंग्रेज आके आईएएस बनता था, आज एक इंडियन एग्जाम से बना दिया जाता है। वो वहां से जॉब शुरू करेगा जहां से बाकी इंडियन। ये पूरा जो सिस्टम है सर, इसका क्या सोल्यूशन है? कब इसका मतलब कभी कांग्रेस जीत के आती है तो लोगों में यूफोरिया होता है कि ये सब कुछ चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। कभी तृणमूल जीत के आएगा, कभी बीजेपी जीत के आएगा। ये सब तो आपने बोला कि ठीक है, हिंदू मुसलमान में हम फिक्सेटेड रहेंगे तब तक ये काम नहीं होगा। ये तो सर ये भी एक बहाना हो गया। नहीं, बहाना नहीं, ये नहीं चेंज होगा। क्यों? इजराइल तो बिल्कुल, इजराइल अलग चीज है, वो देश नया टूट के बना था। यहाँ की जनता, इंडिया की प्रोग्रेस का सबसे बड़ा रोड़ा है इंडियंस। हमें नहीं बन गया सर। काशी में कॉरिडोर बना, वो इंफ्रा है। चेनाब पे ब्रिज बन गया। अभी हम दिल्ली में सबसे ज्यादा जो मैं एंजॉय करता हूँ सर, जब भी मेरे को थोड़ा खाली टाइम मिलेगा तो मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ एंजॉय करने के लिए। मुझे नहीं पता दिल्ली में क्या काम हुआ है, और क्योंकि केजरीवाल ने अनफॉर्चुनेटली मेरे वो हैं कॉलेज के सीनियर हुए, सुपर सीनियर आईआईटी खड़गपुर पर मटिया मेल कर दिया है किसी आईआईटीएन का। एक आईआईटीएन को मौका मिला था सर, मनोहर पारिकर, उन्होंने काम करके दिखाया। ही कुड हैव बिल्ट ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा गोबर किया है यहाँ पे। बट इसके आसपास ना 2 रोड हैं बड़े मस्त, और उस पर ड्राइव जरूर करिएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, और एक रोड है सर ये दिल्ली मेरठ। ठीक बात, गया हूँ मैं बहुत। हाँ, मस्त मजा आता है। मेरठ का मेरी कुछ साल मेरठ में बीते तो जाता पड़ता है। और इधर से जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, हाँ। सो एटलीस्ट यहाँ पे मेरे को इंफ्रा दिखता है। तो हिंदू मुस्लिम करते करते ये काम हुआ है। ये काम हुआ है, मगर बीजेपी ऑल्सो मेड श्योर हाँ, कि जब तक केजरीवाल रूल कर रहे हैं दिल्ली में एक ईंट नहीं रखनी है।
सर मैं क्या बताऊं, कंक्रीट के लिए तरस गई है दिल्ली। बताता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ केजरीवाल की वो है, बीजेपी को भी था कि जिसको वोट डाल रहे हो बेटा, जब तक तुम्हारी जिंदगी नर्क नहीं बना देंगे। सर बोलूं मैं खुद इसको, इस पे बोलता हूँ मैं तो। हम अच्छी स्पीड में रात को गाड़ी चल रही है ऐसे, तो एंट्री कर रहे हैं तो आप उसी स्पीड पे ऑलमोस्ट एंट्री करते हैं, आपको पता होता है यहाँ यहाँ कैमरा है, आप तो 80 से 60 कर लेंगे। बट जैसे दिल्ली आई तो पूरे परिवार को मैं लेके कि चलो एक रात को एक गेड़ी मार के आते हैं, अच्छा लगेगा, पूरे दिन काम किया। तो ऐसे आया धुर और सर एसयूवी है मेरी, तो उसमें जनरली इतना ज्यादा जर्क नहीं फील होता, बट दिल्ली में आते ही सर वो डुम 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 डुम, और जैसे ही नोएडा गए सब ठीक है। इतना ज्यादा डिफरेंस, स्टार्क डिफरेंस दिल्ली वाला एक जमाने में था, जब हम बचपन में मेरठ में रहता था, तो हम लोग दिल्ली आते थे तो लगता था देखने के लिए क्या चीज है यार क्या ये। बनाया है। मतलब हम लोग स्कूलों में बात करते थे कि अबे, जब आपस में मेरठ में, कि अबे दिल्ली जाइए ना तो बिना रेड लाइट के यहाँ के गवारों की तरह हाँ, लेन ऐसे चेंज नहीं कर चल लिए। देना। हाँ, वहाँ पुलिस वाला खड़ा रहेगा और लड़के भी अच्छा अच्छा, हाँ भाई, 8 लंबा, 9वीं हाँ, 10वीं में, हाँ, अबे अच्छा हाँ करो, हाँ लंबी भाई मैं लंबी गया, हाँ बातें लंबी लंबी नहीं, और वो पूरी तरह गलत भी नहीं था। हाँ। मतलब मेरठ से दिल्ली आओ तो आपको लगता था कि फ्रॉम कस्बा यू एंटर्ड इनटू सिटी। देयर इज अ वेरी अब उल्टा है, आप दिल्ली से बाहर निकलो तो अब लगता है कि कस्बे से, अब दिल्ली इज एन ओवरग्रोन कस्बा। दिल्ली को एक ओवरग्रोन कस्बा बना के छोड़ा है, और ये दोनों की आपस की लड़ाई है। झुग्गियां झुग्गी बताओ, देखा, मतलब झुग्गियां भी कोई नया फ्लेवर कुछ नहीं। इट्स एन ओवरग्रोन टाउन। मतलब मुझे याद है कि जब मैं आया था दिल्ली आज से 10 साल पहले, तो शंकर रोड, पूसा रोड पे कार पार्क नहीं होती थी, सिर्फ अंदर मोहल्लों में। वो पूरा जो जगह है ना सर, उसको ना नर्क, कयामत से नहीं कयामत नहीं तक। सर, उसको चारों तरफ से येलो से गार्ड करके बोल देना चाहिए हैजार्डस। नहीं है उसमें, मैं टिकट लगाना चाहिए, दूसरे प्रदेश के लोगों को बताना चाहिए कि देखो ऐसे भी लोग रहते हैं। मतलब आप आओ तो सामने से एकदम ऐसा लगेगा लड़ते हुए युद्ध में, इधर उधर से घोड़े निकल रहे हैं और आप बच के भाग रहे हो। कोई किधर से भी आ रहा है, आप कोई कितने स्पीड में आओ, वहां पे आपको गाड़ी नेगोशिएट करने में हालत। अच्छा, दूसरी बात, दिल्ली में हर आदमी के पास टाइम की कमी है, तो सब झुंझलाए ही हुए चलते हैं, इरिटेटेड Irritated। टिपर तो उसका, हाँ नहीं, तो उसका मैं एक आपको आज बात बता रहा हूँ, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। इस पे कभी इंडिया की जनता कोई बहुत ज्यादा, अब आप ये बताओ, मिडिल क्लास नहीं चाहता है पार्किंग बने, क्यों नहीं चाहता? पैसा देना पड़ेगा पार्किंग। अभी तो रोड पे कार खड़ी कर देते हैं, पार्किंग में कौन 100 रुपए घंटा देगा। किसने बोला पार्किंग पेड होना चाहिए? नहीं, कुछ तो, कोई तो उसका टैक्स बढ़े, कुछ तो सिस्टम होगा। इतनी पार्किंग भाई ऊपर ही तो बनानी पड़ेगी, कोई मैदान में तो बनेगी नहीं। ले दुनिया लिया में ना एक बार में रोड टैक्स, कितने की गाड़ी है सर? गाड़ी 15 लाख की, उसको जब 30 लाख का बना कोई भी दिया। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये सबको अच्छे से पता है, इतना गवर्नमेंट उस पर कुछ ना कुछ तो चार्ज लगाएगी। फ्री पार्किंग तो नहीं बनेगी। मिडिल क्लास हैज नो इंटेंशन कि इसमें पार्किंग पे चार्ज लगे 10 रुपए भी, और वो इसीलिए मेरे तो यहाँ कॉलोनी के सामने जो ये मार्केट है हमारा, उस मार्केट में गाड़ी खड़ा करो, पर्ची लेके। नहीं, वो तो है ही, वो तो चलो, वो तो इलीगल है। अब बताओ, इस पे जनता बोलती है भारत की? इरिटेशन होती है इस सर। पे नहीं बोलती। मैं बता रहा हूँ, वी आर सिंगल इशू वोटर्स, हम किसी चीज पे नहीं बोलते। भारत की जनता इस देश को डेवलप नहीं करा सकती, नहीं करा सकती।